बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट और बेहतरीन चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सोच रखा है कि आपको इंजीनियर बनना है। मान लें कि आपकी इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और अभी अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छी जॉब से नवाजा है और आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गई। आपको वहां से एक एग्जेक्टिव किस्म की गाड़ी मिली हुई है और उस गाड़ी को आप ड्राइव करते हुए मस्त और मजे से जा रहे हैं, लेकिन एकदम आपको एक वर्स्ट सिनेरियो से गुजरना पड़ता है। आपकी गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें से हम बहुत दफा गुजरे हुए हैं और जिसमें लोग जो हैं वो फिजिक्स और इवन जो आज का मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से अपना बहुत सारा टाइम और अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मान लें कि आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपके साथ ड्राइवर नहीं है, जहां पे आपका कोई असिस्टेंट नहीं है, तो यहां पे आपको असिस्ट करने वाला है आज का मेरा टॉपिक, जो कि है बच्चों टॉर्क। आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर बताऊंगा कि भाई ये जो टायर को ओपन करने के लिए आपने स्पैनर यूज करना है, आप इसको एग्जैक्टली कहां से होल्ड करेंगे कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगी। आप इस स्पैनर को किस एंगल पे एडजस्ट करोगे कि आप नॉमिनल फोर्स के साथ उस नट को बासानी ओपन कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द टुडे स्टोरी कि भाई आज हम लोग टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं। सर, यहां तो हमें एक खातून नजर आ रही है। भाई खातून की कार जो है उसका भी टायर पंक्चर हो सकता है और ये तो बड़ी नॉमिनल सी चीज है। बच्चों, खवातीन की ड्राइविंग के दौरान तो बड़े वर्स्ट सिनेरियोज भी आ जाते हैं। मैं दो चीजों का बड़ा कायल हूं, एक खवातीन का मैथमेटिक्स और दूसरा खवातीन की ड्राइविंग। तो अभी अक्सर होता क्या है, मैं माजरत के साथ मेरी बेटियां भी देख रही हैं, खवातीन अक्सर क्या करती हैं कि जहां पर उनको ब्रेक मारना होती है वहां पे चीख मार देती हैं। और मैं एक जोक के साथ स्टार्ट करूंगा। बच्चों, ये हमारी फन लर्निंग है, यहां पे हम थोड़ा फनी अंदाज में, ताकि हमारा इंटरेक्शन बना रहे, आप जो है वो मगन होके लेक्चर सुनते भी रहें और लेक्चर को एंजॉय भी करें। हमारी मेथोडोलॉजी यही है। आप इससे पहले 2 लेक्चर ले चुके हो, आपको बखूबी आइडिया है कि लेक्चर का फॉर्मेट क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक खातून जो है उसने एक आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो वो आदमी बेचारा जो है वो केस ले गया अदालत में। जज साहब भले आदमी, खवातीन की ड्राइविंग के बारे में जानते, वो कहते भाई जब आपको पता है कि खातून गाड़ी चला रही है तो आप रोड से साइड पे क्यों नहीं होगे? तो कहता जज साहब कौन सा रोड, मैं तो खेतों में काम कर रहा था। तो बच्चों, खवातीन की ड्राइविंग के दौरान बहुत वर्स्ट सिनेरियोज आते हैं और मैं एक आखिरी बात के साथ आज के टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा कि एक खातून, उसको एक ड्राइवर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाड़ी सिखा रहा है और उसको पूछ रहा है बाजी बहना, अगर आपके सामने एक साइड पे आपका भाई आ जाए और एक साइड पे आपका हस्बैंड आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप किसको मारेंगे? कहती मैं अपने हस्बैंड को मार दूंगी। कहता खुदा का वास्ता बाजी, बंदा नहीं मारना, ब्रेक मारनी है। बच्चों, इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टॉर्क। टॉर्क स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन एंट्रेंस टेस्ट के हर एग्जाम के अंदर, वो एनईटी का टेस्ट हो, वो यूईटी का टेस्ट हो, वो फास्ट हो, अगर आप पास पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको तकरीबन हर साल टॉर्क के टॉपिक में से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मिलेंगे। और इंपॉर्टेंटली ये है कि ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये चैलेंजिंग भी है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन पिक करते हैं ना, अक्सर वो मीटर रॉड को बैलेंस करने वाले होते हैं कि भाई वेट है, कहां पर कितना वेट सस्पेंड करें कि वो बैलेंस हो जाए। और स्टूडेंट्स फिर टॉर्क ड्यू टू कपल के क्वेश्चन ला रहा होता है। बच्चों ने सिंगल फोर्स वाला टॉर्क तो पढ़ रखा है, लेकिन जब मल्टीपल फोर्सेस का, 2 फोर्सेस का टॉर्क आता है ना, तो तब वो रिलेट नहीं कर पा रहे होते। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर वो तमाम चैलेंजिंग चीजें, वो तमाम चीजें जहां पे एग्जामिनर आपको फंसाता है, जहां पे वो क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करता है, अगर आप मेरे साथ आज का लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें आपके लिए आसान होने वाली हैं। माई सेल्फ इंजीनियर शहजाद अशरफ और यू आर वॉचिंग टॉप ग्रेड। और आज हमारा फंक फिजिक्स कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास का डे नंबर 3 है बच्चों। डे नंबर 1 पे हम मेजरमेंट्स का यूनिट जो है वो पढ़ चुके हैं और आपने उस यूनिट को ना सिर्फ पढ़ा बल्कि आपने टॉप ग्रेड की ऐप से जाके प्रैक्टिस टेस्ट, या जिसको मैं कहूंगा आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसकी डिस्कशन ली
तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो गई। फिर आपने डे 2 पे यू हैव रिपीटेड द सेम सिनेरियो। बच्चों ऐसे ही आपको मेरे साथ 30 दिन गुजारने, और इंशाल्लाह अगर आप इसी लगन के साथ, इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 30 दिन स्पेंड कर लेते हो, तो आपने जो ड्रीम सोच रखा है इंशाल्लाह वो अचीव करेंगे। और मैं आपको फिजिक्स, आई एम द फिजिक्स हैकर इंजीनियर शहजाद अशरफ, और मेरे साथ आप तमाम टॉपिक्स जो है वो ऐसे ही हैक कर रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टॉक, मैं सबसे पहले उसकी एक बिग पिक्चर की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, यानी जिसमें आप लोग सीखेंगे कि आज के टॉपिक में हम लोग किन किन एरियाज को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन टू टॉक। ये बड़ा बेसिक सा कंपोनेंट है। नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो इंट्रोडक्शन टू टॉक रहेगी। ये हमारा बड़ा बेसिक सा कंपोनेंट है, और आप जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम्स में कभी कभार बहुत बेसिक चीजें भी आ रही होती हैं, और इसकी डेफिनेशन जो है वो इवन काफी दफा जो है वो अलग अलग थोड़े वो जो सिग्नल वर्ड्स हैं उस फॉर्म में ये पूछी जा चुकी है। और स्टूडेंट्स फिर नंबर 2 पे आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हम किन किन फैक्टर्स को वेरी करके टॉक को वेरी कर सकते हैं। और मैं आपको ये जो हर एक यूनिट है, मतलब एक टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स आ रहे हैं, ये जो एरियाज आ रहे हैं, इन एरियाज की मैं रेटिंग करूंगा। स्टूडेंट्स ये मैं पहले भी करता आ रहा हूं, हम आपने लेक्चर 1 में भी देख लिया, लेक्चर 2 में भी देख लिया, आज हमारा डे 3 है, लेकिन मैं आपको शुरू में इन चीजों पर पक्का करना चाह रहा हूं। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो फैक्टर इफेक्टिंग द टॉक है, दिस इज एक्चुअली 3 स्टार रेटेड। बेटे 3 स्टार रेटेड का मतलब ये होगा कि भाई इसमें से अक्सर जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता है उसमें लाजमी क्वेश्चन आ रहा होता है। और फिर नंबर 3 पे स्टूडेंट्स ये एक टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक सब टॉपिक, वो है रिलेशन बिटवीन टॉक एंड मैक्सिमम टॉक। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जिनमें वो टॉक और मैक्सिमम टॉक के बीच में रिलेशन पूछ रहा होता है। वो आपको पूछ रहा होता है कि आर और एफ के बीच में कितना एंगल रख दें कि टॉक मैक्सिमम वैल्यू से इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। तो उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ये रिलेशन बिटवीन टॉक एंड मैक्सिमम टॉक है। लेकिन आज के हमारे टॉपिक के अंदर जो सबसे हाई यील्ड एरिया रहेगा बच्चों, जो सबसे हाई यील्ड एरिया रहेगा वो हमारा रहेगा टॉक फॉर द मीटर रूल। यानी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें पर्टिकुलरली वो टॉक के बारे में पूछ रहा होगा, लेकिन उस टॉक के बारे में जहां पे वो मीटर रॉड को बैलेंस कर रहा होगा। और स्टूडेंट्स दिस इज द हाई यील्ड एरिया। आई एम रेटिंग इट द 5 स्टार। भाई व्हाई आई एम रेटिंग इट द 5 स्टार? बिकॉज इसमें से हर साल किसी ना किसी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नस में नहीं आएगा तो जीके में आएगा, जीके में नहीं आएगा तो प्यास में आएगा, प्यास में नहीं आएगा तो फास्ट में आएगा, फास्ट में नहीं आएगा तो यूईटी के टेस्ट में तो जरूर आएगा बच्चों। तो यहां पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। और मजे की बात बताऊं कि मैंने यहां पे साथ में रखे हुए हैं बच्चों क्या भला, प्रैक्टिस क्वेश्चन और ओरिजिनल पास पेपर्स के क्वेश्चन, ताकि ना सिर्फ आप टॉपिक सीख रहे हो बल्कि उसको अप्लाई कर रहे हो, और साथ ही साथ में आपकी पास पेपर की प्रैक्टिस भी हो रही है। और स्टूडेंट्स फिर हम लोग बात करेंगे, स्टूडेंट्स सिंगल फोर्स का टॉक तो सीख लेते हैं, लेकिन जब मल्टीपल फोर्सेस का टॉक आता है, जब मल्टीपल फोर्सेस का टॉक आता है तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। तो हमारा ये जो 4 स्टार एरिया होगा बच्चों, ये टॉक ड्यू टू कपल का एरिया होगा, जिसमें क्या होगा कि मल्टीपल फोर्सेस, खास तौर पे 2 फोर्सेस की वजह से कैसा टॉक प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग यहां बात कर रहे होंगे। कपल को लेके बच्चे थोड़े खुश भी हैं, तो बनेगा आपका कपल भी, और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आपका अच्छा सा कपल बनाए। ओके बच्चों, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम जो है ये है तो बड़ा बेसिक सा पोर्शन, लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जहां पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कि सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करना होती है, फिर आपने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी होती है, फिर आपने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करना होती है। बच्चे इनमें फर्क ही नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के एंड पे आप इन तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको बाआसानी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आइए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू टॉक। अच्छा, जब भी हम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की बात करते हैं ना, तो जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अक्सर
वो टॉर्क को टॉर्क नहीं बोलेगा, टॉर्क के लिए वो वर्ड यूज करेगा स्टूडेंट्स क्या भला, मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स का वर्ड आ जाए तो इसे आपने समझना है वो टॉर्क ही पूछ रहा है। देखो वो डायरेक्ट टॉर्क नहीं पूछेगा, ठीक है। साइंटिस्ट ने टॉर्क के प्यार से बहुत सारे नाम रखे हैं और एक नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों दो चीजें याद करें, मैं साथ साथ चीजें आपको सिखाता जाऊंगा। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स का वर्ड आ जाए तो आपको समझ जाना है कि हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में वर्ड आ जाए क्या भला, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो बच्चों अगर मोमेंट ऑफ मोमेंटम का वर्ड आ जाए तो आपके जहन में चल रहा होना चाहिए कि हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो टॉर्क को बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं। साथ में नई चीज भी कवर होगी। और स्टूडेंट्स बहुत सारी दफा वो एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली आपसे रिकॉल नहीं करता कि भाई टॉर्क पता लगाएं, वो आपको कह रहा होता है कि फाइंड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, कि भाई फोर्स लगाने से चीजें रोटेट कर रही हैं, फोर्स लगाने से चीजें रोटेट कर रही हैं। तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है ना बच्चों, वो भी एक्चुअली क्या है, टॉर्क ही है। तो दो सिग्नल वर्ड्स टॉर्क के बारे में याद रखिएगा। अच्छा अब एक बड़ी बेसिक सी चीज से शुरू करके मैं आपको एडवांस चीजों पे ले जाऊंगा। बच्चों बच्चे डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द फोर्स, द टॉर्क एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन तीन चीजों में फर्क ही नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे पहले बच्चों लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स। मैं आपको थोड़ा फोर्स के बारे में समझाता हूं। यू ऑल हैव स्टडीड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। भाई होता क्या है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक कोई मीटर रॉड है या कोई स्केल है बच्चों, और ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, जहां पे इसका सारा मास एक्ट कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर मैं एक फोर्स यहां पे अप्लाई कर दूं, बल्कि हम इस जगह पे फोर्स अप्लाई करने की बजाय अगर मैं कहूं कि हम फोर्स जो है वो इसके बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करें। चलें लेट्स सपोज बच्चों मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करता हूं। अब जरा सोच के बताइएगा कि इस फोर्स के लगने की वजह से होगा क्या, कि ये जो रॉड है या स्केल है, व्हाटएवर यू वांट टू से, ये मूव करके यहां पर आ जाएगा। दिस विल बी द न्यू पोजीशन। शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अब ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। और आप जानते हैं जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक चीज प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। यानी फोर्स लगी और फोर्स लगने से इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और अगर आप ज्यादा स्पेसिफिकली इसको बोलना चाहते हैं तो यू कैन यूज द टर्म लीनियर एक्सेलरेशन। बच्चों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी और फोर्स ने क्या प्रोड्यूस करवाया, लीनियर एक्सेलरेशन। आप सब लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, जो ये बोलता है कि भाई जब भी फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। तो पहली बात ये याद रखो कि फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर यही मैं मीटर रॉड या स्केल व्हाटएवर यू वांट टू से, उसको मैं लूं और उसके मैं सेंटर ऑफ मास की बजाय किसी और पॉइंट पे फोर्स लगा दूं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे फोर्स लगा दी। बच्चों मैंने यहां पे फोर्स लगा दी, मैं जैसे ये फोर्स लगाऊंगा ना, मेरा पेन है इसको यहां समझे, यानी यहां से मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगा दी, तो जैसे मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा ना, तो ये फोर्स उसको स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करवाएगी। बच्चों ये क्या करेगी, ये उसको ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाएगी, घुमाएगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगी। और स्टूडेंट्स जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तब उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी घूम रहा है और तब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों अगर फोर्स स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रही है तो वो फोर्स है और वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर फोर्स चीजों को रोटेट करवा रही है तो वो फोर्स नहीं है, वो टॉर्क है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो टॉर्क है उसका काम है चीजों को एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना, रोटेट करवाना, यानी उसमें क्या प्रोड्यूस करना, एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों ये छोटे छोटे एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है कि भाई टॉर्क का काम है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना, चीजों को घुमाना। सर वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी करती है, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी करती है। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स और टॉर्क में भी फर्क देख लें। बच्चों इस एग्जांपल को कुछ ऐसे समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फैन है
आपने इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि यहां बड़े इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट्स हैं, क्योंकि बच्चों का एक मेजर कंसर्न होता है कि वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे होते कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आपको गर्मी लगी, आपने फैन का बटन ऑन किया और फैन हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग। आपने ऑन किया वगैरह, गूं गूं गूं, आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचिए कि बिल्कुल स्टार्ट में ये फैन रुका हुआ था। जब ये रुका हुआ था तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। लेकिन अब ये मूव कर रहा है, थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ रही है। जब ये मूव कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। एंड यू ऑल नो कि अगर एंगुलर वेलोसिटी वेरी करेगी सो देयर विल बी अ थिंग जो कि प्रोड्यूस होगी, जिसे हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना किसका काम है? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना किसका काम है बच्चों? टॉर्क का काम है। तो इट मींस कि शुरू में इस फैन के ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है, सही है। लेकिन कुछ देर के बाद ये फैन एक फिक्स स्पीड के साथ घूमना शुरू कर देगा। यानी अब आप उसके ब्लेड्स को, पंखे के जो पर हैं, उसको अलग अलग नहीं काउंट कर सकते। अब ये एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है। जब ये फैन फिक्स स्पीड से घूमना शुरू कर देगा तो बच्चों अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल नहीं रही बच्चों, कैसी हो गई है? दैट हैव एक्चुअली बिकम कांस्टेंट। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है ना तो बच्चों बोलो ना एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो याद रखो टॉर्क नहीं है। टॉर्क का काम है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, टॉर्क नहीं है। फिर घूम तो रहा है सर, घूम तो रहा है, पंखा तो अभी भी घूम रहा है, तो आप तो कह रहे हो टॉर्क का काम है घुमाना। नहीं, अगर बच्चों वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ रहा है तो फिर टॉर्क है। लेकिन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो फिर बच्चों उसके ऊपर एक्चुअल में लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स का काम लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना, टॉर्क का काम घुमाना। लेकिन कैसे भला? जैसे आप घूम गए वैसे नहीं, चीजों को रोटेट करवाना। लेकिन कैसे रोटेट करवाना? उसके एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो, यानी वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम बच्चों चीजों को रोटेट करवाना, लेकिन फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो आइए इस बात को समराइज करते हैं, पक्का कर लें बच्चों। और अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं और आपसे एक चीज पूछूं तो आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क या सेंट्रीपिटल फोर्स। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं बच्चों कि इनमें से कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का, वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को वेरी करवाने का। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है बच्चों। ये जो हमने स्लाइड पढ़ी उसको जल्दी से समराइज करते हैं। जल्दी जल्दी आपके सामने सारी चीजें हैं, आपको एक दफा जो है वो रिकैप का मौका मिल रहा है। जो फोर्स है बच्चों उसका काम है लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना, टॉर्क का काम है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना। लेकिन साथ में एक पॉइंट रह सकता है, अगर आपसे पूछे कि अगर एक बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, अगर एक बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहा है तो क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में दोबारा जाके जल्दी बताओ कि अगर किसी बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? बच्चों सोचो ना, क्यों नहीं सोच रहे? चलें मैं आपको हेल्प आउट करता हूं। टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। ओ भाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, एंगुलर एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब टॉर्क एक्ट करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? सोचो जरा, एंगुलर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? भाई सर, जब एंगुलर वेलोसिटी वेरी करती है। स्टूडेंट्स, जब एंगुलर वेलोसिटी वेरी करती है तो याद रखो जब टॉर्क एक्ट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, अगर किसी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो स्टूडेंट्स याद रखो उसकी वजह से कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना होने की वजह यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चीजों को मूव करवाती है, लेकिन कैसे? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से।
ओके, मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ चुकी है। अगर आपको ये बात समझ आ चुकी है तो जल्दी से थम्स अप कर दें अपने टीचर के लिए जो आपको फिजिक्स हैक करने में हेल्प आउट कर रहा है। बच्चों आइए जल्दी जल्दी हम टॉपिक के टेक्निकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क। भाई टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि भाई टॉर्क एक ऐसी फोर्स है जो चीजों में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है। मैंने बिल्कुल शुरू में गाड़ी का जो है वो नट को ओपन करने की बात की स्पैनर की मदद से। हम अक्सर हमें प्यास लगती है, हम पानी पीने के लिए बॉटल का कैप खोल रहे होते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं, चीजें घूम रही हैं, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हम ये एक जो है वो आप ये कह लें कि ओपनर की मदद से बॉटल के जो कैप है उसको हम फोर्स लगा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, घूम रहा है, तभी तो ओपन हो रहा है मेरा बेटा। तो टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन बहुत दफा आई है। टॉर्क का काम है बच्चों क्या प्रोड्यूस करना, टर्निंग इफेक्ट। इसी वजह से आई टोल्ड यू अर्लियर अनदर नेम ऑफ द टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। लेकिन अगर हाँ आपने एग्जाम्स को क्रैक करना है तो यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट द एडवांस डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क्स। और आपने इससे पहले पिछला टॉपिक जो पढ़ा वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का, वहां पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने टॉर्क को डिफाइन किया था। हमने कहा था टॉर्क जो है वो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है किसका भला, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। I'm telling you it is actually the cross product of position vector and force. The cross product of position vector and force। बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बच्चों के सवाल गलत करवा रही होती है तो आपको फोकस करना है मेरे साथ। The product of movement arm and force। यानी अगर हम टॉर्क की दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलें तो दूसरी डेफिनेशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्रोडक्ट लेना है किसका भला, मूवमेंट आर्म एंड फोर्स का। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप बोल रहे हो, ऊपर आप बोल रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट का वर्ड, यहां बोल रहे हो प्रोडक्ट का वर्ड, अब कैसे पता चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है या प्रोडक्ट का वर्ड यूज करना है। तो बच्चों मेरे साथ रहिए, सीखेंगे अभी हम यही बात। बच्चों आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि जो मूवमेंट आर्म है ना बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको फोकस करना है और आपको गलती से बचना है, पूरी तवज्जो से सुनना है। बच्चों जो मूवमेंट आर्म है वो एक डिस्टेंस है और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि मूवमेंट आर्म इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। और बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो सिर्फ वेक्टर्स का ही होता है। देखो पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। भाई क्रॉस प्रोडक्ट होता ही वेक्टर्स का है, जबकि यहां जो मोमेंट आर्म है वो तो स्केलर है। तो क्या आपके ख्याल से स्केलर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं होता ना। तो बच्चों अगर वर्ड आए अगर पूछे कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स की बात करे तो फिर आपको वर्ड लेके आना है क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर वो मोमेंट आर्म और फोर्स की बात करे तो फिर आपको वर्ड लेके आना है सिंपली द प्रोडक्ट। ओके, तो ये वाली बेसिक चीज भी समझ लें। अच्छा, अब हम इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये वाली बात ध्यान से ना समझी तो आपको लेक्चर का अगला पार्ट बच्चों समझने में चैलेंजेस और मसाइल रहेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर तवज्जो हटी तो दुर्घटना घटी, तो आपकी तवज्जो यहां पर रहना बड़ा जरूरी है। अगर आपने मोमेंट आर्म जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूं इसको सही से सीख लिया तो आपके लिए टॉक का टॉपिक जो कि मुश्किल था वो कदरे आसान रहने वाला है बच्चों। तो यहां पे मैंने 3 अलग अलग कलर से वर्ड हाईलाइट किए। मैंने कहा द मोमेंट आर्म इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों को एक्सिस ऑफ रोटेशन का नहीं पता चल रहा होता, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का नहीं पता चल रहा होता, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेबल करना तो मुश्किल रहती है बात। तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे साथ रहिएगा, बात को समझिएगा। ठीक है, ये जो पेन मैंने होल्ड कर रखा है, मान ले मैंने इस पे टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो मैंने इसको एक एंड से फिक्स कर लिया। लेट्स सपोज मैंने यहां से इसको होल्ड कर लिया, लाइक फिक्स कर लिया। अब जब भी ये घूमेगा तो ये फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा है। तो बॉडी ये मेरा पेन ही आप समझ लीजिए रॉड है, इसको मैंने यहां फिक्स कर लिया। तो बॉडी जिस फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है बच्चों उसे बोलते हैं क्या भला, पिवट। ये मैंने आगे चल के वर्ड यूज करने हैं, पिवट। बच्चों बॉडी जिस फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिवट।
ओके, और यहां से जो लाइन गुजर रही है, दिस इज कॉल्ड द लाइन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको समझाता हूं कि बट एक्चुअली द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले, आपको समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एग्जांपल लाएंगे जो हम आपको समझाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई आपको समझ ना आ रहा और हम ऐसे गुजर जाए मेरा बेटा। मैंने थोड़ी देर पहले फैन की बात की थी स्टूडेंट्स। फैन के बारे में अगर आप लोग बात करोगे ना, तो फैन एक वो रॉड के साथ जो हैंग किया होता है, हाँ ऐसे ही है सर, उसके गिर्द घूम रहा है। तो फैन एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, वो पिवट है, और फिक्स पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बच्चों, ये वाली लाइन, ये जो फिक्स पॉइंट से गुजरली लाइन है जिसके गिर्द पंखा घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस स्पिनर को, इस रॉड को इस पॉइंट के गिर्द घूमना है, ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बच्चों ये फोर्स लग रही है इस पॉइंट के ऊपर, ये वो पॉइंट है जहां पे फोर्स लग रही है, और जहां पे फोर्स लग रही है ना, वहां से अगर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, सो ये जो लाइन होगी इसे मैं बोलूंगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी आप सिंपल ये समझें कि फोर्स जहां पे एक्ट कर रही है वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। अच्छा, अब हमें मूवमेंट आर्म को समझना है बच्चों, अभी हमें मूवमेंट आर्म को समझना है, तो आई विल हैव टू चूज सम डिफरेंट कलर। अच्छा, मूवमेंट आर्म को बच्चों समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली द मूवमेंट आर्म इज। अच्छा, ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब आपको मैं फोकस करवा रहा हूं इस वर्ड पे जो मैंने बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रुको मैं दो लाइंस ड्रॉ करने वाला हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। पहली लाइन मैं ये वाली ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखें, पहली लाइन में ये वाली ड्रॉ कर रहा हूं, और दूसरी लाइन बच्चों, दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स सपोज ये वाली। ये मैंने दो लाइन ड्रॉ की और आपने मुझे सोच के बताना है कि ये वाली लाइन का नाम मूवमेंट आर्म है या ये वाली लाइन का नाम मूवमेंट आर्म है। तो बच्चों बड़ी सिंपल कहानी है, आपने वो लाइन ढूंढनी है जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर बन रही होगी। जैसे आप इस लाइन का, यानी ये ग्रीन वाली और ऑरेंज वाली लाइन का एंगल देखें तो ये कभी भी 90 डिग्री नहीं है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ऑरेंज वाली लाइन का एंगल देखें, कभी भी 90 डिग्री नहीं है। ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। हाँ, ऑल्दो अगर हम इस लाइन की बात करें, अगर हम इस लाइन की बात करें, तो ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, ये यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इट मींस कि दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप ऐसी जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर लें एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में, आप हर लाइन को मोमेंट आर्म नहीं कह सकते, आपको उसी लाइन को मोमेंट आर्म कहना है जो बेसिकली परपेंडिकुलर बन रही है। जैसे इस डायग्राम में देखें बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पिवट है, मतलब जहां पे बॉडी को घूमना है, और यहां पे हम लगा रहे हैं फोर्स, ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। अब इनके बीच में, अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो ये बनेगा बच्चों क्या भला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये हमारा क्या बना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इनके बीच में अगर क्या मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूं तो क्या ये मूवमेंट आर्म है, नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं बन रहा बच्चों। आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो यहां से लेके यहां तक आपका जो डिस्टेंस रहेगा, दैट विल एक्चुअली बी टर्म्ड एज मोमेंट आर्म। तो आपको मोमेंट आर्म के बारे में बच्चों पता होना चाहिए। और आपको इससे भी इंटरेस्टिंग कहानी में लेके जा रहे हैं कि यहां आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी याद रखनी है। ऐसा भी नहीं है कि कभी भी फोर्स लगाएंगे तो वो टॉर्क ही प्रोड्यूस करेगी, ऐसा भी नहीं है बच्चों। यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, मैंने कहा कि इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द क्या भला, पिवट, देन मोमेंट आर्म बिकम जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहां पे देखें जरा कि मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक वो नट है, उसको मैं स्पैनर की मदद से एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन जरा डायग्राम के अंदर फोर्स की डायरेक्शन देखें। मैं आपको मजीद अच्छा समझाने के लिए चलें, मैं कहता हूं लेट सपोज कि मेरे पास ये एक नट है जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूं बच्चों, जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूं। ओके, से दिस इज द नट, और अभी मुझे यूज क्या करना है, आई हैव टू यूज अ स्पैनर। चलें, ये मैंने एक स्पैनर लिया जिसकी मदद से मैं ये नट को ओपन करना चाह रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने स्पैनर के ऊपर फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में। मैं क्या करने क्या वाला हूं बच्चों, बताओ जरा, करने क्या वाला हूं, मैं इस नट को ओपन करने वाला हूं। ठीक है, इस नट को ओपन करने वाला हूं, लेकिन मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं, इस साइड को, यानी मैंने ये जो स्पैनर है उसमें फंसाया और मैं ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं। क्या आपको लग रहा है
कि ये जो नट है ये रोटेट कर पाएगा। नहीं 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 बच्चों, ये शायद इधर को मूव तो कर दे अपनी जगह से, तो ये उसको उखाड़ दे, लेकिन ये उसको कभी घुमा नहीं पाएगी। बच्चों ये फोर्स क्यों नहीं घुमा पा रही? अब ध्यान से देखो, जो फोर्स है इस पॉइंट पे लग रही है, तो जरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाओ। बच्चों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो बनाओ ना। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से गुजर रहा है? पिवट से गुजर रहा है, पिवट से गुजर रहा है। और बच्चों याद रखो, अब आप इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना सकते। यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और यही हमारा पिवट है। तो ऐसे केसेस में कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट से गुजरे, बच्चों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पिवट से गुजरे, तो तब जो है वो मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा। आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है LF। जब मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो टॉर्क की वैल्यू है वो जीरो आएगी, और ऐसी फोर्स कभी चीजों को रोटेट नहीं करवा सकती। ऐसी फोर्स कभी चीजों को रोटेट नहीं करवा सकती। मैं आपको एक और तरीके से भी समझाता हूं, परेशान मत हो, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, लेट्स सपोज, अब बच्चों का एक सवाल रहता है, बच्चे हैं ना, फिर छोटे बच्चे, उनका सवाल रहता है, वो कहते हैं सर टॉर्क के फॉर्मूले में आपने कहा क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेरीफाई करें ना तो टॉ इज इक्वल्स टू, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेरीफाई करें तो हमें पता है फिर फॉर्मूले के अंदर कॉज नहीं आता, हमारे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कॉज आ रहा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में साइन आता है। सर साइन ही क्यों आ रहा है? Why we are using the sine trigonometric function? cos क्यों नहीं यूज कर रहे, tan क्यों नहीं यूज कर रहे? तो बच्चों लेट सपोज मैं कहता हूं कि आपने ये जो फोर्स है जो मैं अभी लगा रहा था, लेट सपोज इस फोर्स को छोड़ते हैं, ये फोर्स आपने लगा दी स्टूडेंट लेट सपोज इस डायरेक्शन में, ये नहीं, ये आपने लगा दी फोर्स इस डायरेक्शन में। अब सवाल ये है कि भाई होगा क्या? स्टूडेंट्स एक काम करें, इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लें, मतलब मान लें कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। अगर आप फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, जिसे आप क्या बोलोगे, एफ कॉस थीटा, जो कि इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा। और स्टूडेंट दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये वाला, जिसको आप वाई कंपोनेंट बोलोगे, जो कि एफ साइन थीटा होगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है, सोच के बोलना, कमेंट सेक्शन में आपने बताना कि क्या ये जो एफ कॉस थीटा वाली फोर्स है ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है? बच्चों एफ कॉस थीटा वाली फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है? यस और नो? हरी अप, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखें यस और नो। अगर मैं आपकी जगह में हूंगा तो मेरा आंसर होगा नो। सर क्यों नो? बेटे देखें जरा, ये एफ कॉस थीटा वाली फोर्स कहां से गुजर रही है? पिवट से। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट से गुजर जाए तो ऐसी फोर्स टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकती। हाँ ये उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस तो करवा देगी इधर उधर, लेकिन टॉर्क, हाँ ये वाली फोर्स को देखें बच्चों, एफ साइन थीटा वाली फोर्स को देखें, ये ऐसे ऊपर को एक्ट कर रही है, ये स्पैनर को ऐसे ऊपर को घुमा रही है, स्पैनर को ऐसे ऊपर को घुमा रही है, तो ये जब घुमाएगी तो टॉर्क प्रोड्यूस होएगा, वो जो नट है वो रोटेट करेगा। सो दैट्स व्हाई हमारे टॉर्क के फॉर्मूले में साइन ऑफ थीटा आ रहा होता है, क्योंकि जो इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो साइन ऑफ थीटा वाला होएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो हमने चीज सीखी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं मैं आपको टेस्टर लगाता रहूंगा, मैं चेक करता रहूंगा कि क्या आया जो मैं बात बता रहा हूं वो आप परसीव भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो बच्चों जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करें कि कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? क्या कोई बॉडी अपने वेट की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट कर सकता है कि नहीं? यस और नो, आपको इंटरैक्टिव रहना है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या कोई बॉडी अपने वेट की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट कर सकता है कि नहीं। चलें, रोटेशन क्यों हो रही है बच्चों? टॉर्क की वजह से। सवाल यह है कि जब वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा तो क्या इस वेट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं। तो बच्चों आपको बेसिक्स ऑफ टॉर्क पे रहना है और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो LF पढ़ा हुआ है, और अभी बच्चों हम लोग सीख के आए ये बात कि अब यहां पर जो एक्चुअली बताऊं क्या है, जो फोर्स है ना वो कौन है? उस बॉडी का वेट है। तो जल्दी बताओ ये वेट कहां से गुजर रहा है बच्चों? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा है। और हम चेक भी ये करना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द घूम सकता है कि नहीं, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा पिवट पॉइंट है। तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कहां से गुजर रहा है? पिवट से। और ऐसे केसेस में यू ऑल नो कि भैया जो टॉर्क की वैल्यू होती है, जो मोमेंट आर्म की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, और मोमेंट आर्म की वैल्यू जीरो हो जाएगी
तो कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होएगा, और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, रोटेशन नहीं होएगी। लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है नो, यानी कोई बॉडी अपने वेट की वजह से अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स ये तो बेसिक्स होगी, मैंने इसको जो है वो 3 स्टार रेटिंग बोला था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टॉर्क। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो टॉर्क को इफेक्ट करेंगे, यानी जिनको वेरी करके हम टॉर्क को वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉर्क का जो है वो बेसिक फॉर्मूला उसको देखना है। हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा कि ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का। स्टूडेंट्स अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लिखो, जैसे आपने पढ़ा था a क्रॉस b जो है वो a b साइन थीटा होता है, तो मतलब अगर मैग्नीट्यूड को सिर्फ देखें, डायरेक्शंस इंक्लूड ना करें, तो जो टॉर्क होगा r क्रॉस f तो वो होगा r f साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास टॉर्क का जो है वो फॉर्मूला बनेगा बच्चों। अब यहां से इस फॉर्मूले में कुछ चीजें जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि भाई यहां से जल्दी बताओ जरा, जो टॉर्क है उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन आ रहा है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। इट मींस कि अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और कम फोर्स लगाओगे तो कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। मुझे यहां बिलावल भुट्टो जरदारी याद आएगा कि ज्यादा बारिश होएगी तो ज्यादा पानी आएगा, और कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा। वही कहानी है बच्चों यहां पे कि भाई जैसे यहां पे देखें स्पैनर पे जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे, एक नट को हम खोलना चाह रहे हैं, हम आराम से उसको अगर हम पुश या पुल कर रहे हैं तो वो रोटेट नहीं करेगा। जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन थोड़ी ज्यादा होगी। दैट्स अगेन रियली द सिंपल स्टोरी, ये ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। स्टूडेंट दूसरा जो फैक्टर है दैट इज इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अगर आपकी गाड़ी का टायर जब पंक्चर हो गया है, या वो जो रस्टेड नट है जिसको आप जंग आलूद नट को स्पैनर की मदद से खोलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या टेक्निक अप्लाई? फोर्स तो वही है भाई, आप अकेले बंदे हो, आपने ही खोलना है। तो जहां पर हम फोर्स को वेरी नहीं कर सकते वहां पे हम टॉर्क को बढ़ाने के लिए एक और काम कर सकते हैं। हमने टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म का एंड फोर्स का, और मोमेंट आर्म मैंने आपको बताया पिवट के बीच में और जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स यहां से यू कैन इजीली परसीव कि भैया जो टॉर्क है उसका मोमेंट आर्म के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। इट मींस कि मोमेंट आर्म, बच्चों मोमेंट आर्म मैं बताया हूं आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट के बीच में और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में, तो जितना ज्यादा मोमेंट आर्म रखोगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आपने ये सिचुएशन जो है वो बहुत दफा देख रखी है कि पाकिस्तानी रोड के ऊपर अक्सर किसी ट्रक का किसी बस का टायर पंक्चर हो जाए तो वो रॉड की मदद से इसको नट को खो रहे होते हैं। आपने देखा होगा लंबा सा उन्होंने ये रॉड लगाया होता है और वो बिल्कुल एंड पे खड़े होकर फोर्स लगा रहे होते हैं। अच्छा ये रॉड की लेंथ बढ़ाने से क्या फायदा हो रहा है बच्चों? लेंथ बढ़ाने से क्या फायदा हो रहा है? असल में वो पिवट के बीच में और जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच में डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं बच्चों। इसी डिस्टेंस का नाम मैंने आपको मोमेंट आर्म बताया था, और मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या आपने लाइफ में कभी सोचा है कि भाई जो दरवाजे के हैंडल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ये एंड पे क्यों लगाते हैं, यहाँ पे सेंटर में, या यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे बच्चों? यहां भी समझे बात कि ये जहां पे दरवाजा फिक्स है ना, ये हमारा पिवट पॉइंट है बच्चों। पिवट वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना होता है, तो दरवाजा यहां से फिक्स है तो इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है। तो मैं हैंडल जब यहां पे लगाऊंगा तो ये मेरा बनेगा क्या बोला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और यहां से पिवट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बनेगा बच्चों। पिवट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बनेगा, मोमेंट आर्म ज्यादा रहेगा, और मोमेंट आर्म ज्यादा रहेगा तो थोड़ी फोर्स से भी ज्यादा सारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा बच्चों। और अगर आप वो जो नट है जिसको जंग लगा हुआ है आप खोलना चाह रहे हैं, अगर आपके पास छोटा स्पैनर है तो उसकी बजाय अगर आप बड़ा स्पैनर यूज करेंगे तो बच्चों वो बआसानी जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको टॉर्क को बढ़ाने के लिए आप मोमेंट आर्म को बढ़ा सकते हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको एग्जामिनर ने टारगेट किया, मैं अभी पास पेपर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा स्टूडेंट्स, द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा, लेकिन अगर आप मेरे कहने पे, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लें
तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेना है। सर कैसे मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है? बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं, स्टूडेंट्स अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं और उसकी जस्ट मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो होगा ए बी, या चले अगर पूरा फॉर्मूला लिखते हैं तो ए बी साइन थीटा एन कैप आता है मेरा बेटा। अच्छा अब मेरा आपसे सवाल ये है, एक सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि भाई ये जो थीटा है ये कौन सी दो चीजों के बीच में एंगल है? डेफिनेटली आप जिन दो वेक्टर्स की बात करें उनके बीच में एंगल है। भाई कौन कौन से दो वेक्टर्स? ए और बी, यानी ये एंगल ए और बी के बीच में होगा। जल्दी बताओ, यहां भी साइन थीटा आ रहा है। साइन क्यों आ रहा है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बेटे मेरे कहने पे आप मेरी बात मान लें तो आप कामयाब रह जाओगे मेरा बेटा, ठीक है? तो आर एफ साइन ऑफ थीटा की बजाय, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यहां हमारे दिमाग के साथ खेलेगा, ठीक है? आप थीटा की बजाय, थीटा क्या है बच्चों बताओ जरा? थीटा भाई जिन दो वेक्टर्स की बात करें उनके बीच में एंगल है, तो ज्यादा बेहतर है आप इसको लेबल करें क्या भला? एंगल बिटवीन क्या भला? आर एंड एफ। स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ये उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो फिलहाल फॉर्मूले को पक्का करें, जब भी टॉक आए तो आर लिखो, एफ लिखो और साइन ऑफ थीटा मत लिखो। थीटा लिखोगे तो गलती होगी, थीटा मत लिखो, लिखो एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। अब इस बात का क्या फायदा, आइए देखते हैं। मैंने कुछ पास पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन रखे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल देखें, अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट पी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड केपेबल टू रोटेट एट पॉइंट ओ, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द ओ? आपको बताना है पॉइंट ओ के गिर्द कितना टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। बच्चों पॉइंट ओ के गिर्द कितना टॉर्क प्रोड्यूस होएगा? तो स्टूडेंट्स देखें, ये पॉइंट ओ वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी को रोटेट करना है। लाइक ये हमारा क्या है? पिवट पॉइंट है स्टूडेंट्स, और ये हमारा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लग रही है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लूं तो ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। बच्चों ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। और अगर आप इस पोजीशन वेक्टर की ऐसे लिखना चाहें, अगर लेबलिंग करना चाहें तो ओ और पी है, यानी ओ से लेके पी तक का जो वेक्टर है इसका नाम पोजीशन वेक्टर है। अच्छा सवाल क्या है भाई? टॉर्क पता लगाओ, टॉर्क। तो अभी हम लोगों ने स्लाइड में सीखा, और अगर आपने वो जो बेसिक के साथ आ रहे हो तो आप गलती करोगे। टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ साइन ऑफ थीटा, मत लिखिएगा, थीटा मत लिखिएगा, गलती करोगे। सर क्यों नहीं लिख सकते थीटा? बेटे मुझे ये बताओ, हमने कौन सी दो चीजों के दरमियान एंगल देखना होता है? फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में। क्या पोजीशन वेक्टर इधर है, फोर्स इधर है, क्या इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है? यानी इनके बीच में अगर एंगल बनाऊं लाइक ये वाला बनेगा, क्या ये थीटा बन रहा है? नहीं, यहां तो थीटा बन ही रहा, लिहाजा आप थीटा नहीं लिख सकते। बेटे आप मेरे कहने पे लिखो आर एफ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन कौन सी दो चीजों के दरमियान? आर एंड एफ। अगर आपने ये लिख लिया तो फिर आप समझने गलती से बच गए। अच्छा बच्चों आपको एंगल पुट करना है आर और एफ के बीच में। अब और एक इंपॉर्टेंट कहानी जो कि मैं आगे चल के भी चलाऊंगा। आपने हमेशा जब भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल देखना होता है ना, तो आप दोनों की टेल्स को ज्वाइन करते हो। अब एक वेक्टर है हमारा फोर्स जो आपको नजर आ रहा है, और एक वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर। हमें दोनों के बीच में एंगल ढूंढना है। बेटे दोनों के बीच में एंगल ढूंढना है तो दोनों की टेल्स को मिलाना पड़ेगा। ये पोजीशन वेक्टर मैं यहां से उठा के यहां ड्रॉ कर रहा हूं। सर क्यों ड्रॉ कर रहे हो? यहां से उठा के बच्चों इस जगह पे ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? क्योंकि मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, और दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल तभी निकालोगे जब दोनों की टेल्स को ज्वाइन करेंगे। अब बच्चों ये हमारा आर है, ये हमारा एफ है, और हमें इन दोनों के बीच का एंगल यहां पुट करना है। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है। बच्चों क्या बताओ ये एंगल थीटा बन रहा है? क्या ये एंगल थीटा बन रहा है? भाई नहीं बन रहा। ये तो बेसिकली, अब ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना बना? 90 डिग्री बच्चों, और यहां से लेके यहां तक थीटा। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा स्टूडेंट, ये जो पूरा एंगल बनेगा, इट विल एक्चुअली बिकम 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अब बताओ जरा, क्या जो टॉर्क का फॉर्मूला है उसमें मैं साइन के साथ एंगल में थीटा पुट करूं? नहीं, आर और एफ के बीच में एंगल देखने, आर और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आपका बनेगा आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। और जल्दी से बताएं, मैथमेटिक्स पढ़ रखा है सब बच्चों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रखे हैं,
आपको पता है जब भी यहां पे ऑड मल्टीपल आ जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाता है। तो जो टॉक आएगा बच्चों वो बेसिकली आएगा आर एफ साइन 90 प्लस थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में, और आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा ओपी इंटू एफ इंटू कॉज ऑफ थीटा। बच्चे क्या सोच रहे थे कि ये आएगा साइन ऑफ थीटा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि भाई टॉक का फॉर्मूला है, टॉक के फॉर्मूले में सर आपने ही तो बताया था, आपने ही तो बताया था कि भाई साइन आना है, अब आप खुद ही बता रहे हो कॉज आएगा। तो बच्चों जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने कि भाई आपने एंगल हमेशा आर और एफ के बीच में देखना है। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो डेल्टा रहेगा, ओपी एफ कॉज ऑफ थीटा आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि टॉक के फॉर्मूले में हमेशा साइन आएगा, मौके की मुनासिबत से कॉज भी आ सकता है। ओके, सवाल बच्चों अगेन एमडीकैट 2017, और मैं सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ूंगा, विच कॉम्बिनेशन विल प्रोवाइड द लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट। भाई टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बच्चों, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है, टॉक का ही नाम है। मैंने आपको बताया साइंटिस्ट ने प्यार से टॉक के बहुत सारे नाम रखे हैं जिनमें एक नाम जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी है। तो अब सवाल क्या है कि विच कॉम्बिनेशन विल प्रोवाइड द लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट, कौन सबसे ज्यादा टॉक प्रोड्यूस करेगा। ओके बच्चों, टॉक का फॉर्मूला लिखना है आपको, टॉक का फॉर्मूला लिखना है, टॉ इज इक्वल टू आर एफ। अब बच्चे वही पुरानी कहानी जो सीखी हुई है वही अप्लाई करते रहेंगे, बोलेंगे आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में सिखाया बच्चों, आपको प्लीज थीटा नहीं लिखना, आपको बचना है इस गलती से, आपको थीटा नहीं लिखना, आपको लिखना है द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ये आपको मेरा बेटा लिखना है। अच्छा फिर वही कहानी कि भाई ये हमारा आर बन रहा है, ये एफ है, भाई एंगल कैसे ड्रॉ करें। तो बच्चों आपने एंगल ड्रॉ करने के लिए करना क्या है, आपने दोनों की टेल्स को मिलाना है। तो मैं वही काम करूंगा, इस आर को, अब वो पोजीशन वेक्टर को आर से नहीं डिनोट कर रहा, डी से डिनोट कर रहा है, तो मैं इस डी को यहां से उठा के यहां ले जाता हूं, स्टूडेंट यहां से उठा के यहां ले जाते हैं, तो ये वाला हमारा बन गया पोजीशन वेक्टर। अब मुझे एंगल किसके बीच में देखना है, फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में। फोर्स इधर लग रही है, पोजीशन वेक्टर इधर है, बच्चों इनके बीच में ये वाला एंगल बनेगा। अब आपको प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। आई रिपीट कि यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 में से थीटा तो ऊपर बन गया है, तो जल्दी बताओ ये एंगल कितना बनेगा। टोटल स्टूडेंट सुने, यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल 90 डिग्री, ऊपर थीटा बन गया, तो ये जो एंगल रहेगा स्टूडेंट दैट विल एक्चुअली बिकम 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारा जो टॉक का फॉर्मूला है उसमें जो आप एंगल पुट करोगे वो आप थीटा नहीं पुट करोगे, वो बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगेन वही कहानी, मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो वो अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाएगा। यानी बच्चों यहां भी टॉक का फॉर्मूला आर एफ कॉज ऑफ थीटा बन रहा है, यहां भी टॉक का फॉर्मूला आर एफ कॉज ऑफ थीटा बन रहा है, लेकिन यहां से और भी टेक्निकल सवाल आ रहा है। हमने बेसिक मैथ्स का लेक्चर ले रखा है, तो आपने वहां पे कुछ चीजें सीख रखी हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आपको बखूबी आइडिया है। अब वो सवाल क्या है, सवाल ये लेके आ रहा है कि बताओ कौन सबसे ज्यादा टॉक प्रोड्यूस करेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, ऑप्शंस को देखें मेरा बेटा, और जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में से कौन सा सही ऑप्शन होगा जो कि टॉक को मैक्सिमाइज करेगा। हमें टॉक ज्यादा से ज्यादा लेके आना है। तो बच्चों मैं अब आपको समझाता हूं, जल्दी देखें। जो टॉक है उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो इसका मतलब है अगर हमने टॉक को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो फोर्स को भी क्या रखना पड़ेगा, लार्ज। तो इट मींस जो फोर्स वाला कॉलम है उसमें लार्ज आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। देखो एलिमिनेशन मेथड, 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, अगर आपने थोड़ा सा बहुत सॉल्व कर लिया 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। फिर जल्दी बताओ टॉक का पोजीशन वेक्टर या मोमेंट आर्म कह लें, उसके साथ उस लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अगर आप टॉक ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको आर की वैल्यू भी ज्यादा रखना पड़ेगी, इट मींस आर की वैल्यू लार्ज रखना पड़ेगी। तो अब ऑप्शन अल्फा भी सही लग रहा है, बीटा भी, क्योंकि ये भी लार्ज ये भी लार्ज।
अच्छा स्टूडेंट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो टॉर्क को यहाँ पे इफेक्ट करेगा, दैट इज एक्चुअली कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, कॉज ऑफ थीटा वाले में आपको याद रखना है कि वो आपको कॉज ऑफ थीटा के बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है थीटा की वैल्यू लार्ज रखें या स्मॉल रखें। लेकिन हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला है, असल में वहां पर जो फंक्शन अपीयर हो रहा है दैट इज द कॉज। तो ही इज नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ थीटा, वो थीटा के बारे में पूछ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर हम cos की 0 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 30 डिग्री पे ये वैल्यू 0.866 हो जाएगी, 45 डिग्री पे 0.707 होगी, 60 डिग्री पे ये जाके वैल्यू 0.5 हो जाएगी। यानी जैसे जैसे हम लोग एंगल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी cos फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, और अगर cos फंक्शन की वैल्यू कम होगी तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा। जबकि हमें करना क्या है, हमें तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना है, और जो ज्यादा टॉर्क है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें cos फंक्शन की वैल्यू को ज्यादा रखना पड़ेगा, और cos फंक्शन की वैल्यू ज्यादा तभी आएगी जब हम थीटा की वैल्यू क्या रख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जो है वो स्मॉल रख रहे होंगे। तो थीटा हमें रखना पड़ेगा स्मॉल, जबकि फोर्स और मोमेंट आपको हमें रखना पड़ेगा लार्ज। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो तीसरा सेक्शन आ रहा है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि बड़ी आसान सी कहानी है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे मेजर टॉपिक पे आपको लेके जाना है, और मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखूंगा। सबसे पहले तो हमें रिलेशन देखना है बिटवीन टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क का हमने फॉर्मूला जो है वो पढ़ रखा है, जो कि है आर एफ, और इसको अभी के लिए मैं लिखूंगा साइन ऑफ थीटा। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि थीटा दो चीजों के बीच में एंगल है, पोजीशन वेक्टर के बीच में और फोर्स के बीच में। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर मैं एक काम करूं कि मैं पोजीशन वेक्टर को और फोर्स को अगर मैं पैरेलल रख लूं, स्टूडेंट्स अगर ये दोनों पैरेलल रख लिए जाएं, पैरेलल का मतलब ये होगा कि अगर मैं थीटा जो है वो 0 डिग्री पुट कर दूं, स्टूडेंट थीटा जो है वो 0 डिग्री पुट कर दूं, तो जल्दी देखें जरा, अगर हम टॉर्क के फॉर्मूले पे जाएंगे तो टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब मुझे बताएंगे हमें थीटा की वैल्यू को पुट करना है, तो हमें थीटा की वैल्यू पुट करना है 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स वो 0 होती है, तो जैसे आप साइन 0 की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी, और इसे मैं बोलूंगा मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क यानी टॉर्क जो है वो मिनिमम तब होगा, बच्चों एमसीक्यू आ सकता है, कि जब आर और एफ आपस में पैरेलल हो जाए। अब हमें बात करना है अबाउट द मैक्सिमम टॉर्क। तो एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि अगर मैं आर और एफ को आपस में परपेंडिकुलर रख दूं, बेटे आर और एफ को अगर मैं परपेंडिकुलर रख दूं, मीन टू से कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं, तो जैसे हम टॉर्क का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ, अब मुझे थीटा कितना पुट करना है 90 डिग्री, और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आपको बखूबी पता है कि जो साइन फंक्शन है वो हमेशा -1 से लेके 1 तक वेरी करता है। जो साइन फंक्शन की बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो हमेशा 1 आती है, और जब साइन फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स मैक्सिमम आएगी ना, तो टॉर्क भी मैक्सिमम आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पहली बात ये याद रखनी है, दो एमसीक्यू आ सकते हैं कि टॉर्क किस टाइम मैक्सिमम होगा, जब आर और एफ दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और सेकंड एमसीक्यू ये रह सकता है कि मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू होगी या मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी आर एफ। अच्छा, अब मुझे असल में ये सारा काम क्यों करना है, क्योंकि मुझे एक रिलेशन डेवलप करवाना है टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में। स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि ये वाला जो फॉर्मूला है जो अभी हमने पढ़ा, इसको हम रीअरेंज करते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं। अच्छा, मुझे आप लोगों ने बताना है इस फॉर्मूले में मैं टॉर्क को ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, इक्वालिटी मैंने ऐसे लगाई, बताओ जहां पर आर एफ आ रहा है, देखो आर एफ आ रहा है ना, जहां पर आर एफ आ रहा है स्टूडेंट सोच के बताइएगा, वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, वहां पे मैं मैक्सिमम टॉर्क लिख सकता हूं। तो मैंने आर एफ की जगह में क्या लिखा, टॉर्क मैक्सिमम, और साथ में बच्चों क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा ऐसे लिख दें। यानी ये सारा फॉर्मूला टॉ ऐसे लिखा, इक्वालिटी ऐसे लिखी, साइन थीटा ऐसे लिखा, सिर्फ जहां पर आर एफ आ रहा था वहां पे मैं क्या लिख लिया, मैंने मैक्सिमम टॉर्क लिख लिया। तो अभी हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ चुकी है जो दो चीजों को रिलेट कर रही है। स्टूडेंट किसको बोला,
टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क को। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टॉ इक्वल टू टॉ मैक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, और ये जो फॉर्मूला है वो आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने यहां रखे उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे देखें एक सवाल आ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, भाई आर और एफ के बीच में कितना एंगल रखें कि जो टॉर्क है वो मैक्सिमम वैल्यू से हाफ हो जाए। भाई बात हो रही है टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क की। तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि टॉर्क मैक्सिमम से इतना हो जाए, मैक्सिमम से इतना हो जाए, तो आपने फौरन एक काम करना है। आपको क्या करना है, आपको टॉर्क के बीच में और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन लिखना है, जो कि अभी हम सीख के आए हैं कि टॉ इज इक्वल्स टू टॉ मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। और एग्जामिनर आपको चीख के बोल रहा है कि भाई हमें ये टॉर्क कितना लाना है, वो आपको बोल रहा है ये जो टॉर्क है ये हाफ लाना है किसका भला, मैक्सिमम वैल्यू का। तो हम एक काम करने वाले हैं, हम टॉर्क की जगह पे लिखेंगे टॉ मैक्स ओवर 2। भाई क्यों लिख रहे हैं टॉ मैक्स ओवर 2, क्योंकि वो बोल रहा है टॉर्क को मैक्सिमम वैल्यू से हाफ करना है। तो आपने टॉर्क को मैक्सिमम वैल्यू से हाफ कर लिया बच्चों। यहां पे आपका रहा क्या भला, टॉ मैक्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, साइन ऑफ थीटा। तो ये देखिए मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे स्टूडेंट्स हमारा बचेगा 1/2 और यहां पे बचेगा साइन ऑफ थीटा, और साइन को अगर आप यहां लाएंगे तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आएगी। और आप जानते हैं कि जो साइन की 1/2 वैल्यू होती है बच्चों को 30 डिग्री की होती है। तो अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ थीटा कितना पुट करेंगे टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए, 1/√2 टाइम्स हो जाए, और जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिखें कि बताओ मैं थीटा कितना पुट करूं कि जो टॉर्क है वो स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम टॉर्क हो जाए। थीटा की क्या वैल्यू पुट करूं कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्क्वायर रूट 3/2 टाइम हो जाए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक सवाल मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, एक आपको खुद सॉल्व करना है, और सब लोग अपने आंसर्स को मैच करेंगे कि क्या राइट आंसर रहेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे मेरा बेटा। और अभी हम बढ़ रहे हैं टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। इट हैज द प्राइम इंपॉर्टेंस कि भाई हम ऐसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जो एग्जामिनर टारगेट करते हैं, जिसके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट भी है और मुश्किल भी है। स्टूडेंट्स उसने क्या किया, एक चिराग को रगड़ा तो उसमें से जिन निकला है। तो उसने जिन से बोला कि भैया मुझे ये जो मीटर रूल और टॉर्क के क्वेश्चन हैं ये मुझे समझा दो, क्योंकि जिन ने पहले बोला जो हुक्म मेरे आका। तो जैसे ही उसने उसको ऑर्डर दिया कि मुझे मीटर रूल के क्वेश्चन लिखवा दो, तो जिन आगे से कहता आका हुक्म करें बकवास ना करें। तो बच्चों बात करने का मतलब ये है कि बात औकात ये जिन्नात के बस की बात भी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको मेरे साथ समझ लिया तो आपके लिए ये बहुत आसान होने वाला है। तो प्लीज पूरी इंटरेस्ट के साथ समझिएगा। जहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद सवाल सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। अक्सर हमें मीटर रॉड के क्वेश्चन जो है वो देखने में मिलेंगे। अच्छा, अब ये मीटर रॉड क्या होता है? आपने लैब्स में बहुत दफा बड़े वाला येलो कलर का स्केल देखा हुआ है, इसे मीटर रॉड बोलते हैं। मीटर रॉड भी बोलते हैं, मीटर रूल भी बोलते हैं। तो इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है मीटर रूल में। पहली बात ये समझनी है आपको लेंथ ऑफ द मीटर रॉड। बेटे ये मैंने बना रखे हैं, जो मीटर रॉड है ना उसकी लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। इसी वजह से हम इसे मीटर रॉड बोलते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। तो सबसे पहली बात आपके ध्यान में चली होनी चाहिए कि जो लेंथ ऑफ द मीटर रॉड है दैट इज एक्चुअली 1 मीटर। और स्टूडेंट्स ज्यादा बेहतर है आप इसको लिखें कि इसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का सारा मास एक्ट करता है। क्योंकि ये यूनिफॉर्म साइज का ऑब्जेक्ट है, लिहाजा एक बात और आगे चल के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में दो बातें होंगी कि मीटर रॉड की टोटल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर होती है, और मीटर रॉड का जितना भी वेट दिया होगा किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों को हमेशा सेंटर पे एक्ट करेगा। तो मैं दो बातें लिख रहा हूं, और कि जो मीटर रॉड है उसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर होती है, एट सेंटर होती है, या बच्चों
एट मिड पॉइंट बोल दें, इस मीटर रॉड के मिड पॉइंट पे, या मेरा बेटा आप सिंपली कहें तो कहां पर, एट 50 सेंटीमीटर मार्क, यानी जहां पर ये 50 का निशान लगा हुआ है इस जगह इसका वेट एक्ट करना है, इसके सेंटर में, और सेंटर वाला पॉइंट 50 वाले बात है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, मीटर रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर और मीटर रॉड का जो वेट एक्ट करेगा वो इसके सेंटर में एक्ट करेगा, यानी 50 सेंटीमीटर। ये दो बातें आपके ध्यान में चली होंगी। फिर इसमें दो कैटेगरी और है, आपको दो तरह के सवाल देखने में मिलेंगे बच्चों। पहला सवाल वो होगा जिसमें उसने मीटर रॉड को बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन उसने जो सपोर्ट दी होगी ना वो कहां पे होगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। यानी कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे मीटर रॉड को पिवटेड किया जाएगा एट सेंटर। बेटे पिवटेड एट सेंटर का मतलब क्या है कि जो वो सपोर्ट देगा वो कहां पे लगाएगा, 50 वाले निशान पे नीचे से सपोर्ट दे रहा होगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अगर हमें उसको बैलेंस करना है तो ये जो हिंज लगाई है, सपोर्ट लगाई है, ये कहां पे, 50 वाले पे। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए अलग मेथोडोलॉजी है। और कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे देखने में मिलेंगे जिसमें वो जो मीटर रॉड को सपोर्ट दे रहा होगा ना, मैंने यहां हेडिंग बनाई है नॉट पिवटेड एट सेंटर। नॉट पिवटेड एट सेंटर यानी वो जो सपोर्ट दे रहा होगा वो मिड पॉइंट पे नहीं होगी, वो उसको हटा के राइट साइड पे भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी, कहीं भी हो सकती है। तो दोनों को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके। तो मैं पहली कैटेगरी पे आ रहा हूं बच्चों। केस नंबर 1 है व्हेन मीटर रॉड इज पिवटेड एट सेंटर। अगर आपको ऐसे सवाल देखने को मिले जिसमें मुझे सपोर्ट दे रहा हो बच्चों को, कहां पे दे रहा हूं, बिल्कुल सेंटर पे, यानी कौन से निशान पे, 50 सेंटीमीटर वाले। अब बच्चों एक सवाल है, प्लीज दो बातें, सपोर्ट कहां पे, मिड पे, पिवटेड एट सेंटर है। मुझे ये बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मीटर रॉड है उसका जितना का जितना मैस है या वेट कह रहे हैं, जितना का जितना वेट है वो कहां पे एक्ट कर रहा है, उसके 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे एक्ट कर रहा है। अक्सर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे कि मीटर रॉड 2 न्यूटन का है, 4 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। बच्चों वो जो 2 न्यूटन है, 4 न्यूटन या 10 न्यूटन, वो एक्ट कहां पे कर रहा है, वो जो 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे एक्ट कर रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुझे ये सोच के बताएं कि क्या मीटर रॉड के अपने वेट की वजह से, बच्चों मीटर रॉड के अपने वेट की वजह से क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा? तो आंसर होना चाहिए नो। भाई वजह क्या? बेटे जहां पे सपोर्ट दी होती है ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, जहां पे सपोर्ट दी होती है उस पॉइंट को हम पिवट पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि मीटर रॉड ने उसी के गिर्द घूमना होता है, उसे पिवट बोलते हैं। अब यहां से देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से गुजर रहा है, पिवट से गुजर रहा है। और अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट में से गुजर जाए तो बच्चों मोमेंट आर्म जीरो हो जाता है और कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी वो मीटर रॉड को बैलेंस करेगा या सपोर्ट दी होगी कहां पर, बोला मिड पॉइंट पे, तो जितना भी मीटर रॉड का वेट दिया गया है उसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होना। तो यहां मैंने लिख दिया व्हेन मीटर रॉड इज पिवटेड एट सेंटर देयर विल बी नो टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स वेट। उसके अपने वेट की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात आपके लिए मिले। और फिर बच्चों सवाल जो आएंगे ना उसमें वो आपको बार बार बोलेगा टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम, टू बैलेंस द रॉड। यानी जब भी ये वर्ड आए ना टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम, यानी आपको बोले कि हमें रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है, या मेरा बेटा वो आपको दूसरा वर्ड लेके आए कि रॉड को बैलेंस करना है। रॉड को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? तो जब भी वो बोले टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम, टू बैलेंस द रॉड, तो अपने काम करना है, अपने ट्रिक यूज करना है। वो ट्रिक क्या है? ये रॉड तभी बैलेंस होएगा जब इसके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स और इस पे लगने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क्स बराबर हो जाएंगे। यानी जब भी वो बोले रॉड को बैलेंस करना है, रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो आपने ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स और क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बराबर रखना है। तो अभी तक को समराइज करूंगा, समराइज इसलिए करूंगा क्योंकि हमें ये बार बार यूज करना है। अगर सेंटर पे पिवटेड करे तो उसके वेट की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर वो बोले रॉड को बैलेंस करना है तो आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बराबर रख देना है। हाँ, ये जो मैंने बात की है ये उसको समझिए। स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। अ मीटर रॉड इज सेइंग अ मीटर रॉड ऑफ वेट 4 न्यूटन। ओके, मीटर रॉड का अपना वेट भी दे दिया, कितना, 4 न्यूटन, इज पिवटेड एट सेंटर। ले जी, बात ही बन गई, वेट दिया हुआ है,
वेट एक्ट कहां पे करना है, सेंटर पे। और मजे की बात, आप सपोर्ट भी कहां पे दे रहे हो, सेंटर पे दे रहे हो। तो याद रखो टॉर्क की कैलकुलेशन में इस वेट का कोई रोल नहीं होएगा। क्यों भला? क्योंकि हमारा पिवट भी सेंटर है और वेट भी सेंटर पे एक्ट कर रहा है। और अभी मैं पिछली स्लाइड में आपको बता के आया कि अगर सेंटर पे बैलेंस करेगा तो रॉड के, मीटर रॉड के अपने वेट की वजह से कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। लिहाजा इसको मत सोचें। एज शोन इन द फिगर, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ, वेयर शुड बी द वेट ऑफ 10 न्यूटन बी सस्पेंडेड टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि हम रॉड को किस में लाना चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। और आपको पूछ रहा है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारे पास एक 10 न्यूटन का वेट है, वो कहां पर सस्पेंड करें बच्चों, वो कहां पर सस्पेंड करें। अच्छा अब देखें एक वेट उसने ऑलरेडी सस्पेंड किया हुआ है, कितने का, लेट्स सपोज 20 न्यूटन का। चलिए इस वेट का नाम या इस फोर्स का नाम मैं F1 रख लेता हूं, ठीक है। अच्छा एक वेट हमारे पास और अवेलेबल है बच्चों को, कितने का, 10 न्यूटन का। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि उसको मैं राइट साइड पे लगाऊं कि लेफ्ट पे लगाऊं। बेटे राइट पे तो पहले ही ये वेट लगा हुआ है, ये तो उसको जो आ रहा है, हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो मुझे वो जो 10 न्यूटन का वेट है वो लेफ्ट साइड पे लगाना पड़ेगा। और वो आपसे यही तो पूछ रहा है कि भाई लेफ्ट साइड पे कहां लगाएं, 40 वाले पे लगाएं, 30 वाले पे, 20 वाले पे कहां पे लगाएं। अब बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही तो जगह है जहां पे बच्चे परेशान होते हैं। अब आपको परेशान नहीं होना। अब उसने जब बोल दिया ना कि आपको रॉड को किसमें रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनना है। आपने इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं वो और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं वो बच्चों उनको बराबर कर लेने। मुझे जल्दी बताओ, एक फोर्स तो उसने ऑलरेडी लगा रखी है, कितने की, मतलब 20 न्यूटन की। बच्चों ये जो 20 न्यूटन की फोर्स है, मेरा आपसे सवाल है, अगर ये मीटर रॉड है, ये फोर्स ऐसे नीचे को लग रही है तो ये उसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है। बच्चों ये देखें ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रही है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब है ये वाली फोर्स जो है वो कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब टॉर्क मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अच्छा बच्चों फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। चलिए ये मैं लिख लेता हूं, पहले मैं क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करता हूं। अच्छा देखें फोर्स तो हमें गिवन है बच्चों, फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन की ले ली, मैंने फोर्स की जगह 20 न्यूटन लिखा। अब प्रॉब्लम इज विद द मोमेंट आर्म कि भाई मोमेंट आर्म कितना होगा। बच्चों जो मोमेंट आर्म होता है ना, सुने, जहां पे फोर्स लग रही होती है वो और जहां पे पिवट होता है उसके बीच के फासले को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। तो जल्दी बताओ हम सपोर्ट कहां पे कर रहे हैं, 50 वाले पे, वेट कहां पे हैंग है, 70 वाले पे। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा बच्चों दैट विल एक्चुअली बी 20 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है, मोमेंट आर्म। तो यहां जो हमारे पास मोमेंट आर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। फोर्स जो है वो 20 न्यूटन की लग रही है और मोमेंट आर्म 20 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा बच्चों मेरा आपसे सवाल है कि वो जो दूसरा वेट है 10 न्यूटन का, वो मुझे कहां पे हैंग करना चाहिए। आप कहोगे सर कहीं ना कहीं राइट साइड पे हैंग करोगे। अब यही समझ नहीं आ रही कि ये जो वेट है बच्चों ये कितने का है, 10 न्यूटन का। इस ये जो फोर्स लगा रहे हैं उसका नाम मैं F2 रख देता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बताओ ये वेट कितने फासले पे लगाएं कि रॉड बैलेंस हो जाए। अब कोई दिमाग से सोचने की बात तो है नहीं, ठीक है, मेंटल मैथमेटिक्स तो कुछ है नहीं, बड़ी सिंपल कहानी है। आपने क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बराबर करना है। मैंने क्लॉकवाइज टॉर्क L1 F1 लिखा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को लिखता हूं L2 F2। अच्छा हमें दूसरे वाली फोर्स तो गिवन है बच्चों, दूसरे वाली फोर्स गिवन है, कितनी है, 10 न्यूटन की। अब सवाल ये है कि डिस्टेंस कितना रखें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितना, L2 की वैल्यू पता लगानी है। तो अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बराबर रखा। इधर देखें 10 तो 20 हो गया मेरा बेटा, और यहां से हमारी जो L2 की वैल्यू आ रही है वो 40 सेंटीमीटर आ रही है। यानी हमें जो मोमेंट आर्म रखना है ना वो 40 सेंटीमीटर रखना है बच्चों। मोमेंट आर्म 40, यानी मोमेंट आर्म यानी हमें जो हमारा पिवट है ना, सुनो, पिवट से 40 सेंटीमीटर दूर जाना है। यहां में आया तो 10 सेंटीमीटर हो गया, यहां 20 हो गया, यहां 30 हो गया, यहां 40 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि हमें पिवट से 40 सेंटीमीटर दूर जाना है। और जब मैं पिवट से 40 सेंटीमीटर दूर जाऊंगा ना बच्चों, पिवट से जब मैं 40 सेंटीमीटर दूर जाऊंगा तो ये पॉइंट कौन सा वाला निशान बनेगा, सोच के बताएं। ये जो हमारा पॉइंट बनेगा एक्चुअली वो ये वाला पॉइंट बनेगा। यहां पे अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा दोगे तो ये रॉड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, यहां पे 10 न्यूटन की। और वैसे भी अकलमंदी का मुजाहरा करें, हमने दो चीजों का प्रोडक्ट लेना है, किस किस का, पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का।
पहले केस में फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन, मोमेंट आर्म कितना है 20 सेंटीमीटर। अब दूसरे केस में फोर्स जो है वो 2 गुना कम हो गई है, और अगर हमने उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना है, देखिए टॉर्क दो चीजों का प्रोडक्ट है, आर का और एफ का। दूसरे केस में जो फोर्स हो गई है वो 2 गुना कम हो गई है। अगर फोर्स 2 गुना कम हो गई है तो जो डिस्टेंस है वो 2 गुना बराबर रखोगे तभी तो जाके उतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जितना ये क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लाएंगे तभी तो बात बनेगी ना। तो अगर वहां फासला 20 सेंटीमीटर था तो यहां फासला उससे डबल रखना है, और डबल रखने का मतलब है कि ये वाला फासला हमें 40 सेंटीमीटर रखना है। अब ठीक है, आपने ढूंढ लिया कि मोमेंट आर्म की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आनी, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो आपको ऑप्शंस के अंदर भी फंसा रहा है। यही तो जगह है जो मैं बता रहा हूं कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन देखिए, एट 10 सेंटीमीटर मार्क। उसने बोला मीटर रॉड के ऊपर जहां 10 सेंटीमीटर का निशान लगा हुआ है वहां पे वो वेट हैंग करो। तो भाई ऐसा ही तो कर रहे हैं, ऑप्शन अल्फा भी सही लग रहा है, लेकिन आपकी ये अप्रोच आपने पक्का करना है कि हमेशा तमाम ऑप्शंस को पढ़े बगैर आंसर नहीं करना। अच्छा, बीटा देखिए एट 40 सेंटीमीटर मार्क, बच्चों का आंसर क्या है 40 सेंटीमीटर। हो सकता है वो फौरन 40 सेंटीमीटर वाले आंसर की तरफ लपके कि भाई यही वाला सही आंसर है। वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो कि भाई वो जो वेट है ना वो यहां पे एक्ट करो जहां पे 40 सेंटीमीटर का निशान है। अगर हम 40 सेंटीमीटर वाले निशान पे वेट हैंग करेंगे फिर तो हम पिवट से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर आ रहे हैं। तो बेटे हमें पिवट से 10 सेंटीमीटर दूर नहीं आना, हमें तो पिवट से 40 सेंटीमीटर दूर आना है। तो लिहाजा गलती से भी आंसर मत चूज कीजिएगा। एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड से अगर मैं 10 सेंटीमीटर इधर आ जाऊंगा फिर भी तो मेरी यही पोजीशन बनेगी। इट मींस मेरा ये वाला भी राइट ऑप्शन है। इट मींस कि यहां हमारे दो सही ऑप्शन बने, अल्फा बी और चार्ली बी, दोनों को एक में चूज करेंगे तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों को क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा। तो यहां पे हमने दो ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए कि एक तो अगर वो मीटर रॉड को सेंटर पे बैलेंस करेगा तो जितना भी वेट दिया हुआ है उसको कंसीडर नहीं करना, उसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और दूसरा कीवर्ड कि भाई हमें रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब भी वो बोले रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपने एक काम करना है, आपने सिंपली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को और क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बराबर रखना है। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स बच्चों आपने सीखी। एक और सवाल के ऊपर हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 1 मीटर, ओके अगेन इट इज मीटर रॉड, इज सपोर्टेड एट 50 सेंटीमीटर मार्क। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर वो मिड पॉइंट पे सपोर्ट करेगा तो जितना भी मीटर रॉड का वेट दिया होगा उसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसको छोड़ दें। गिवन दैट द वेट ऑफ 2 न्यूटन हैंग्स एट 30 सेंटीमीटर मार्क। अब सुनिएगा, हमारे पास एक फोर्स लग रही है जो कि कितने की है, 2 न्यूटन की है, और इसको कहां पे लगाया हुआ है, जहां पे 30 सेंटीमीटर का निशान। ओके, आगे देखें, हमारे पास एक और फोर्स है बच्चों 4 न्यूटन की। यहाँ पे हमें 4 न्यूटन लिखना है। एक और फोर्स है स्टूडेंट्स को कितने की है, 4 न्यूटन की है। वो कहां पे हैंग करें कि ये रॉड जो है वो बैलेंस हो। पिछले बार बोला था इक्विलिब्रियम, अब हो रहा है बैलेंस हो जाए रॉड। तो बड़े परेशान नहीं होना, आपने रॉड को बैलेंस करने के लिए सिंपली क्लॉकवाइज टॉर्क्स को और किसको भला, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बराबर रखना है बच्चों। अब मुझे जल्दी बताएं कि ये वाली जो 4 न्यूटन की फोर्स है ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करिए। ये मेरे फ्रेंड को समझे कि वो मीटर रॉड है, और अगर मैं इस साइड पे फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर को ही झुकाएगी ना, ये चीज बन रही है बच्चों। तो ये कौन सी, ये कैसा टॉर्क बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो डेफिनेटली ये क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है। और बच्चों ये वाले वेट को देखें, अगर मैं इस साइड पे वेट लगाऊंगा तो ये इस साइड से उसको नीचे को खींचेगा, इस साइड से जब नीचे को खींचेगा तो ये रॉड को इस साइड पे मूव करवाने की कोशिश करेगा, और ये जो डायरेक्शन बन रही है बच्चों ये एक्चुअली कौन सी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। अब देखें, ये फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही है एंटी क्लॉकवाइज, और कीवर्ड हमारे पास है कि हमें रॉड को क्या करना है बच्चों, हमें रॉड को बैलेंस करना है। अब रॉड को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपने सिंपली क्या करना है, क्लॉकवाइज टॉर्क्स को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बराबर रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस फोर्स का नाम मैं रखता हूं F1, और ये वाली फोर्स आपको समझाने के लिए इसका नाम रखते हैं F2। ये हमारा पिवट है, इस फासले का नाम मैं रखता हूं R1 मोमेंट आर्म, और बच्चों ये हमारा पिवट है तो जहां पे ये लगा रखा है इस फासले का नाम हम रख लेते हैं R2। अब आपने सिंपली कोई लॉजिक यूज नहीं करनी, मतलब मेंटल मैथमेटिक्स परफॉर्म नहीं करना, आप गलती करेंगे। आपको सिंपली जो मैंने टेक्निक बताई है वो यूज करनी। यू जस्ट नीड टू कीप द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स एंड क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल, उनको बराबर रखना है।
स्टूडेंट्स ये बताएं ये वाली फोर्स कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, और यहां भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब देखो बच्चों F1 वाली फोर्स हमारे पास कितनी है? 4 न्यूटन की। यहाँ पे मोमेंट आर्म कितना है? भाई मोमेंट आर्म ही तो नहीं पता, यही तो ढूंढना है कि भाई कितने फासले पे लगाएं। तो जो वैल्यू अननोन है उसको ऐसे लिख दें, उसका नाम मैंने R1 लिख लिया। स्टूडेंट्स ये वाली फोर्स का नाम F2 है, वैल्यू हमें गिवन है कितनी है? 2 न्यूटन की। और स्टूडेंट्स R2 डिस्टेंस, अब वो बोल रहा है कि आपने 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे सपोर्ट दी हुई है। इट मींस ये वाली जो जगह है ना मीटर रॉड के ऊपर, यहाँ 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। बच्चों ये 50 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर है, तो बताओ टोटल यहां से लेके यहां तक कितना फासला हुआ? ये बनेगा 20 सेंटीमीटर। दिस विल एक्चुअली बी द 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे केस में हमारा जो मोमेंट आर्म आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहां से आपने R की वैल्यू पता लगानी है, तो दैट इज गोइंग टू बी इजी। आप ये देखें ये कितना बना? ये 40 बना, और 4 को तो जाके डिवाइड करेंगे, तो जो हमारी R1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर आ रही है। यानी दूसरे केस में हमें जो मोमेंट आर्म रखना पड़ेगा बच्चों दैट विल एक्चुअली बी 10 सेंटीमीटर, और हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है सॉरी अल्फा होएगा हमारा यहाँ राइट ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कहानी समझी। मैंने दो अलग अलग टाइप के केसेस बताए। पहले केस में मैंने आपको बताया कि आपको फोर्स गिवन थी, डिस्टेंस ढूंढना था, और दूसरे केस में डिफरेंट फोर्स देके डिफरेंट, पहले मैंने लेफ्ट साइड में फोर्स लगाई थी, राइट साइड में अननोन फोर्स के साथ हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा स्टूडेंट्स हमने दो ऐसे क्वेश्चन लिए जिनमें आपको वेट गिवन थे, सिर्फ पोजीशनिंग पूछ रहा था कि कहां पर अप्लाई करें कि रॉड बैलेंस हो जाए। अब हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें पोजीशनिंग बताई हुई है लेकिन हमारे पास कितना वेट हैंग करें कि बैलेंस हो जाए। तो कहानी वही है मेरा बेटा। अब सवाल को पढ़ते हैं। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रोल बैलेंस्ड आउट एट मिड पॉइंट। बार बार बोल रहा है कि हमने कहां पे सपोर्ट दिया? मिड पॉइंट पे। इसका मतलब है इसके अपने वेट की वजह से तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। व्हाट इज द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक? यहाँ पे उसने इसको बैलेंस करने के लिए एक्सट्रीम राइट साइड पे एक वुडन ब्लॉक लगाया, और सवाल ये है कि इस वुडन ब्लॉक का वेट कितना होगा। तो चीजें बड़ी सिंपल है मेरे बेटा। आपको सिंपली क्या करना है? वो बोल रहा है टू बैलेंस द रॉड। आपने रॉड को क्या करना है? बैलेंस। भाई रॉड को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स आपने सिंपली एक काम करना है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं वो और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं उनको बराबर करना है। स्टूडेंट्स जल्दी बताओ, ये जो वुडन ब्लॉक है, चलिए ये वाली जो फोर्स लगा रहे हैं उसका नाम F1 रखता हूं, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है यानी पिवट से वो मोमेंट आर्म बोल रहे थे उसका नाम R1 रख लेते हैं। ये वाली फोर्स का नाम F2 और ये डिस्टेंस का नाम R2 रखते हैं। अब आपको सिंपली एक काम करना है, आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बराबर रखना है। तो भाई ये वाली जो फोर्स है वो कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क में फोर्स कितनी लग रही है वो वही तो नहीं पता, वो हमने मालूम करनी है। मोमेंट आर्म की वैल्यू उसने आपको बता दी है कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ये वाली फोर्स बच्चों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो ये वाली फोर्स कितनी है? इसको F2 बोलते हैं जो कि 100 न्यूटन है, और इसका मोमेंट आर्म बच्चों R2 जो कि आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। लें जी ये हमारे पास डाटा है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका बनेगा 1500 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारे पास 20, और जैसे ही आप 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 75। और ये किसकी वैल्यू आ रही है? फोर्स की। तो यूनिट्स क्या रहेंगे? न्यूटन। लिहाजा हमें इस साइड पे बच्चों 75 न्यूटन का वुडन ब्लॉक जो है वो प्लेस करेंगे, तो ये रॉड जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये तो 3 ऐसे केसेस थे जो हमने लिए जिनमें हम मीटर रॉड को क्या कर रहे थे? एक्चुअली बैलेंस कर रहे थे। अब हम ऐसे केसेस लेने जा रहे हैं जिनमें बच्चों हम मीटर रॉड को सेंटर की बजाय किसी और पॉइंट के ऊपर बैलेंस करेंगे। अब ऐसे केसेस में होगा क्या? आपने ध्यान से सुनना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मीटर रॉड का जो वेट है बच्चों वो कहां पे एक्ट करता है? उसके सेंटर में। अब वो आपको मीटर रॉड का कोई ना कोई वेट देगा, भाई 2 न्यूटन का है, 4 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, व्हाटएवर। चलिए मान लें मीटर रॉड का वेट जो है वो 2 न्यूटन दिया हुआ है। क्या वो यहां एक्ट करेगा? बच्चों नहीं। मीटर रॉड का जो वेट है ना वो डेफिनेटली हमेशा उसके सेंटर में एक्ट करेगा। मान लें मीटर रॉड का वेट 2 न्यूटन दिया हुआ है, तो बच्चों 2 न्यूटन यहां पे एक्ट करेगा। अब मुझे आप लोगों ने सोच के बताना है कि क्या ये 2 न्यूटन का जो वेट है ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। पहले बताओ क्या होता था? पहले हमने सपोर्ट यहां पे दी होती थी, यही हमारा पिवट होता था और यही लाइन ऑफ एक्शन फोर्स होता था। लेकिन अब हमने सपोर्ट यहां नहीं दी हुई, सपोर्ट कहीं दाएं बाएं दी हुई है। तो अब ऐसे केसेस में उसके वेट की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है
कि वन मीटर रॉड इज नॉट पिवटेड एट सेंटर, देयर विल बी टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट। अब इसके वेट की वजह से भी टॉर्क आना पहले नहीं आ रहा होता। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड ऑफ वेट 50 न्यूटन, एक मीटर रॉड है जिसका वेट जो है वो 50 न्यूटन है, इज सपोर्टेड एट 60 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा आप ध्यान से सुनना कि मीटर रॉड का जो ये वाला एंड है, बच्चों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान तवज्जो से बैठिएगा बेटे। मीटर रॉड का ये वाला जो एंड है, यहाँ पे 0 का मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है 100 का मार्क। सुनना है ध्यान से, ये 100 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट सपोर्ट कहां पे दे रहे हैं, वो बोल रहा है सपोर्ट हम वहां पे दे रहे हैं जहां पे हमारा निशान है 60 सेंटीमीटर। यानी ये जो 60 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है ना, ये हमारा क्या है, ये पिवट है। इसके गिर्द ही जो रॉड है उसने घूमना है, ये हमारा पिवट पॉइंट हो गया। अच्छा अब देखिए रॉड का अपना वेट भी दे रखा है बच्चों, रॉड का अपना वेट देखिए कितना दे रखा है, 50 न्यूटन। बच्चों रॉड का वेट कहां पे एक्ट करता है, मैंने शुरू की स्लाइड में बताया था कि रॉड का वेट उसके बिल्कुल सेंटर में एक्ट करता है। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बोले तो यहाँ पे कौन सा निशान है, 50 सेंटीमीटर वाला। और यहाँ पे इस रॉड का अपना वेट एक्ट करेगा ही करेगा। कितना है बच्चों वेट, 50 न्यूटन का, ये हो गया। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड मस्ट अ वेट ऑफ 25 न्यूटन बी हंग टू कीप द रॉड बैलेंस। अब सवाल ये है कि हमारे पास एक 25 न्यूटन का वेट है बच्चों, हमारे पास एक 25 न्यूटन का वेट है, उसको लेफ्ट हैंड से कितने फासले पे लगाएं कि ये रॉड बैलेंस हो जाए। यानी मान लें कि मैंने ये जो है वो 25 न्यूटन का वेट यहाँ पे सपोर्ट कर दिया और वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पे लगाएं। अब बार बार बच्चों बोल रहे हैं टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम, और मैं आपको कब से ये बताता आ रहा हूं कि जब भी वो रॉड को इक्विलिब्रियम में रखे तो आपने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को और स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बराबर कर देना है। जल्दी बताएं। चलें, इस फोर्स का नाम मैं अगेन F1 रख लेता हूं, ये वाले डिस्टेंस का नाम हम R1 रख लेते हैं। पिवट से लेना होता है बच्चों डिस्टेंस, पिवट से R1। ये वाली फोर्स का नाम F2 रखते हैं और पिवट से जो इसका डिस्टेंस है बच्चों उसका नाम R2 रख लेते हैं। अब वो आपको बार बार बोल रहा है कि रॉड को बैलेंस करना है। रॉड को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को और क्लॉकवाइज टॉर्क को बराबर रखना है। तो ये वाली फोर्स देखें जरा कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए फोर्स लिखें F1 और डिस्टेंस लिखें R1, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए फोर्स लिखें F2 और डिस्टेंस लिखें R2। तो बेटे F1 फोर्स देखो हमारे पास कितनी है, 25 न्यूटन की। अब इसका डिस्टेंस ही तो नहीं पता कि भाई पिवट से कितने फासले पे लगाएं, तो डिस्टेंस चूंकि अननोन है वो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। बेटे F2 फोर्स देखो हमारे पास कितनी है, 50 न्यूटन की लेनी, और R2 डिस्टेंस तो उसने बताया नहीं है, आपको खुद परसीव करना है। बेटे वेट यहां पर एक्ट कर रहा है, पिवट यहां पे, तो पिवट 60 सेंटीमीटर वाले मार्क पे है, वेट 50 वाले पे, तो दोनों के बीच का जो फासला बनेगा वो कितना बनेगा, जल्दी बोलो, 10 सेंटीमीटर बनेगा। तो आप R2 की जगह में क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये 25 2 50 हो गया मेरा बेटा। तो जो R1 की वैल्यू आ रही है वो 20 सेंटीमीटर आ रही है स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें पिवट से कितना दूर जाना है, 20 सेंटीमीटर दूर जाना है बच्चों। पिवट से 20 सेंटीमीटर जो है वो हम दूर जाएंगे। ओके, तो ये वाला जो फासला होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। लेकिन मजे की बात ये है कि वो ये वाला फासला पूछ ही नहीं रहा, वो तो पूछ रहा है लेफ्ट साइड से कितने फासले पे रखें। बच्चों ये 60 है, ये 100 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बना बोलो ना, 40। तो अगर हम 20 इधर आ गए हैं तो ये बाकी का फासला भी तो 20 ही बनेगा ना। तो लेफ्ट हैंड से भी 20 सेंटीमीटर बन रहा है, पिवट से भी, लेकिन वो पूछ कहां से रहा है, वो लेफ्ट हैंड से रहा है। तो लेफ्ट हैंड से हमारा ये 20 सेंटीमीटर बनेगा, लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों क्या भला, बीटा। इस सवाल के अंदर आपने सीखा कि भाई जो उसका वेट दिया होगा वो एक्ट करवाना है, और कहां पे एक्ट करवाना है, उसके सेंटर पे एक्ट करवाना है, जब हम सेंटर पे पिवटेट नहीं कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स हम मीटर रॉड ही पढ़ी जा रहे हैं, मीटर रॉड भी हो सकता है वो लेंथ को वेरी करे, अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड एज शोन इन द फिगर, वैसे यूनिफॉर्म रॉड लिखा हुआ, नॉट द मीटर रॉड लिखा हुआ है, इज पिवटेड एट पॉइंट ए। बच्चों इसको पॉइंट ए के ऊपर हमने पिवट दिया हुआ है और उसने फासला बताया हुआ है कि भाई ये 1 मीटर का फासला है, और यहाँ वो फोर्स लगा रहे हैं। चलिए इस फोर्स का नाम F1 रख लेते हैं, वो 400 न्यूटन है, और ये वाली फोर्स का नाम F2 रखते हैं बच्चों, ये हमारी 100 न्यूटन है।
ये हमारा पिवट है बच्चों, जहां पे सपोर्ट दी होती है वो पिवट है। ये वाले फासले का नाम R1 रखते हैं जो कि 1 मीटर है, और ये फोर्स का पिवट से जो फासला बन रहा है उसका नाम R2 रखते हैं जो कि 3 मीटर दिया हुआ है। अच्छा सवाल क्या है, सवाल ये है कि द वेट ऑफ द रॉड विल बी, अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इसका वेट कितना होगा। थोड़ा मुश्किल सवाल है बच्चों, प्लीज रुकिए, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये लेंथ कितनी है 1 मीटर, ये कितनी है 3 मीटर। इसका मतलब ये होगा कि इस रॉड की जो टोटल लेंथ है बच्चों, इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 4 मीटर है। शाबाश, जिंदाबाद, 4 मीटर है टोटल लेंथ। अच्छा अब जो रॉड है इसका वेट कहां मेक करते हैं, हमेशा सेंटर मेक करते हैं, तो जरा सेंटर भी बना लें। सेंटर बनाने के लिए मुझे इस साइड पे जाना पड़ेगा, कितना बड़ा 2 मीटर। बेटे 2 मीटर इधर चला जाऊं, 2 मीटर इधर ही रहेगा, ये वाला फासला कितना रहेगा, चलिए ये भी 2 मीटर रहेगा। तो ये बना इसका मतलब यहां पे इसका बना कहीं ना कहीं मिड पॉइंट। बेटे मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे इस मीटर रॉड का वेट एक्ट कर रहा होगा। तो आपने क्या करना है, मीटर रॉड का वेट हमें पता नहीं है लेकिन उसको आपने एक्ट करवा देना है इस पॉइंट पे। कितने फासले पे बच्चों, मतलब आप ये समझे कि इस साइड से 2 मीटर पे। मैं आपको ये समझाता हूं, मुझे रेजर लेने दीजिएगा तो फिर हम समझेंगे। मेरा बेटा हम क्या करेंगे, ये वाला लेवल तो हमने कर लिया, लेकिन मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि भाई यहां से लेके यहां तक जो टोटल फासला होगा बच्चों, इस साइड से लेके जहां पे वेट एक्ट कर रहा है, इस साइड से लेके जहां पे वेट एक्ट कर रहा है वो वाला जो फासला होगा वो 2 मीटर होगा। सही है, क्योंकि वेट ने मिड पे एक्ट करना है। तो अब आइए सवाल को ध्यान से समझते हैं, आपको कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों अब सवाल में उसने ये बोला कि जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम की कहानी क्या है, पहले तो टॉर्क्स को अंडरस्टैंड करते हैं, कितने टॉर्क एक्ट कर रहे हैं। बेटे एक फोर्स ये वाली लग रही है, ये फोर्स जो है वो कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही है, क्लॉकवाइज। ओके, जो वेट है बच्चों वो भी कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्योंकि वो भी इधर नीचे एक्ट कर रहा है। जबकि ये वाली फोर्स जो है ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और आपको करना क्या है, वो बोल रहा है रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है। बच्चों रॉड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो क्लॉकवाइज वाले टॉर्क्स हैं वो और जो एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क्स हैं बच्चों उनको बराबर रखना है। अच्छा इस फोर्स का नाम मैंने F1 रखा, इसके मोमेंट आर्म, अच्छा ये पिवट वो है जहां पे सपोर्ट दी हुई, तो बच्चों ये इसका मोमेंट आर्म हो गया। बेटे इस फोर्स का नाम F2 रखा, इसका पिवट से जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 रखता हूं, और मैं वेट का नाम चले F3 रख लेता हूं आपको समझाने के लिए। और ये है पिवट, पिवट से जो इसका डिस्टेंस होगा बच्चों वो R3 होगा। अब बच्चों को ये नहीं समझ आ रही कि पिवट से कितना दूर है। बच्चों मुझे ये बताओ ये टोटल फासला कितना है, टोटल रॉड 4 मीटर का था, वेट कहां पे एक्ट कर रहा है 2 मीटर पे, 2 मीटर पे, तो 1 मीटर तो यहां कवर हो गया, तो ये वाला फासला कितना बनेगा 1 मीटर। दोबारा इस बात को समझे, सपोर्ट हमने यहां पे दी है बच्चों, यहां से लेके यहां तक टोटल फासला, यहां से लेके इस पॉइंट तक का टोटल फासला 2 मीटर है, जिसमें से 1 मीटर पहले कवर हो गया। तो ये जो बाकी का फासला बचेगा ये कितना बनेगा 1 मीटर, यानी ये जो वेट है ना ये पिवट से 1 मीटर के फासले पे। अब आपने करना क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बराबर रखने। बच्चों ये जो F2 वाली फोर्स है ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही है, यानी क्लॉकवाइज 2 टॉर्क्स हैं, उसको टॉ1 कह रहे थे, बल्कि टॉ1 मत बोले, टॉ2 बोले और टॉ3 बोले, क्योंकि ये F2 वाली फोर्स और F3 वाली फोर्स दोनों क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो F2 वाले टॉर्क का नाम मैंने टॉ2 रखा और F3 वाले टॉर्क का नाम मैंने टॉ3 रखा। और ये F1 कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम टॉ1 रख दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यू लिखनी है F1 R1, सॉरी ये F2 है, F2 R2, ये बनेगा F3 R3 और यहां बनेगा F1 R1। तो आपने सिंपली दोनों टॉर्क्स को बराबर रखा, वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया। बच्चों F2 फोर्स की वैल्यू देखें जरा कितनी है 100 न्यूटन, और R2 डिस्टेंस, बच्चों R2 डिस्टेंस आपके पास लेबल्ड है, कितना है 3 है, प्लस F3 वाली फोर्स देखें कितनी है, F3 वाली, भाई यही तो नहीं पता, वेट ही तो हमने पता लगाना है, तो F3 हमने पता लगानी है, लेकिन इसका मोमेंट आर्म जो बन रहा है बच्चों वो देखें कितना बन रहा है 1 मीटर। अच्छा अब आपने लिखनी है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज वाली फोर्स कितनी है 400 न्यूटन, और स्टूडेंट्स ये वाली जो फोर्स है इसका पिवट से फासला कितना बन रहा है 1 मीटर, तो ये ने आपने 1 मीटर ले लिया। अब लेफ्ट साइड पे देखें हमारा कितना आ रहा है 400,
बच्चों 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा 300 प्लस यहाँ पे क्या बचा F3, तो 300 को वहां जाके माइनस करें, F3 की वैल्यू जो आएगी वो 400 माइनस 300 यानी आंसर 100। तो इसका आंसर 100 न्यूटन आ रहा है, यानी अगर मीटर रॉड का वेट 100 न्यूटन होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 100 न्यूटन। तो स्टूडेंट दो हमने ऐसे क्वेश्चन लिए जिनमें मीटर रॉड को सेंटर पे हमने पिवटेड नहीं किया, तो आपको याद रखना है उसका वेट भी सेंटर पे एक्ट करेगा। स्टूडेंट्स लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टॉक ड्यू टू कपल। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, ये 3 स्टार इंपॉर्टेंस है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में आए हैं। तो जल्दी से सिंगल फोर्स वाला टॉक तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब टॉक ड्यू टू कपल की बात करें। बेटे कपल कब बोलेंगे हम उस पे जा रहे हैं, यानी कपल वाले फॉर्मूले आपने कब यूज करने हैं। 3 कंडीशन है कपल्स की। पहली बात तो है कि हमारे पास 2 इक्वल फोर्सेस, 2 फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन किसमें भला, मैग्नीट्यूड में। आपने कपल में एक फोर्स ही लगेगी बच्चों, कितनी फोर्सेस लगेगी, 2 फोर्सेस लगेगी, लेकिन दोनों की दोनों फोर्सेस जो होंगी वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। लाइक अगर मैं ये 10 न्यूटन की लगा रहा हूं तो मुझे जो दूसरी फोर्स लगानी है स्टूडेंट्स वो भी 10 न्यूटन की लगानी है। लेकिन कपल वाली कंडीशन कपल प्रोड्यूस होने के लिए 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। 2 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, दूसरी बात है दोनों की दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट, देखो ऑपोजिट एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और बच्चों उनको एक ही बॉडी पे एक्ट करना चाहिए। मान लो ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, उसी के ऊपर हम दोनों हाथ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, एक ही बॉडी पे एक्ट करना चाहिए, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे। ये देखो ये फोर्स अलग पॉइंट पे लगी है, ये अलग पॉइंट पे लगी है। तो बच्चों दे शुड एक्ट ऑन सेम बॉडी, इन दोनों फोर्सेस को सेम बॉडी पे एक्ट करना चाहिए एट डिफरेंट पोजीशंस। तो स्टूडेंट्स अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो आपको समझना है कि यहाँ पे आपने कपल वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या, आगे चल के बताता हूं। यानी पहली बात कि 2 फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए, दोनों को एक ही बॉडी पे एक्ट करना चाहिए बट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो आपको क्विकली मूव कर जाना है किस पे वाला, टॉक ड्यू टू कपल पे। अब सवाल ये है कि सर जब ये 2 फोर्सेस लग रही होंगी तो हम ये टॉक कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये टॉक कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बच्चों टॉक ड्यू टू कपल का फॉर्मूला सीखते हैं। टॉक ड्यू टू कपल का फॉर्मूला है, आपने टॉक जब भी कपल का मालूम करना है तो आपने 2 फोर्सेस नहीं लिखनी, आपने यहां लिखनी है क्या वाला, सिंगल फोर्स। स्टूडेंट्स सिंगल फोर्स लिखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आर्म ऑफ कपल से, या कपल आर्म भी बोलते हैं बच्चों, आर्म ऑफ कपल। अब ये आर्म ऑफ कपल क्या होता है, जिसने इसको समझ लिया उसके लिए कहानी बहुत आसान होगी। तो स्टूडेंट्स मैं मजीद सिंपलीफाई करता हूं, आपने सबसे पहले तो यहां लिखनी है क्या भला, सिंगल फोर्स। और बच्चों आर्म ऑफ कपल बताऊं क्या है, मैं आसान नहीं कर रहा हूं, सुने। आर्म ऑफ कपल क्या है, दिस इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर, स्टूडेंट दिस इज इंपॉर्टेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या भला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। जिसने ये वाली बात समझ ली उसके टॉक ड्यू टू कपल के क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले। अब जरा इस डायग्राम पे गौर करें, कपल की तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। एक तो 2 फोर्सेस लग रही है, ओके, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, एक 10 न्यूटन की दूसरी भी 10 न्यूटन की, दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, दोनों एक ही बॉडी में एक्ट कर रही है, डिफरेंट। अब सवाल ये कि सर ठीक है कपल की कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन हम कपल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बच्चों कैलकुलेट करने का तरीका सीखें। आपने क्या करना है, कोई एक फोर्स लिख देनी है। जैसे यहां देखो 10 न्यूटन की फोर्स, ये भी 10, लेकिन आपने कोई एक फोर्स लिखनी है। चलिए कोई एक फोर्स लिखते हैं बच्चों, कोई एक फोर्स कितने की लग रही है, 10 न्यूटन की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कपल आर्म को समझना कि भाई आर्म ऑफ कपल क्या होता है। बेटे पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाए, ये फोर्स इसी लाइन पे एक्ट करती है, ऐसे ही है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये वाली फोर्स इस लाइन पे एक्ट कर रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इनके बीच में आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों के साथ 90 का एंगल बने। बच्चों ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इसका यहां भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहां भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यानी इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला बन रहा है, और इसी डिस्टेंस का नाम कपल आर्म है।
या आर्म ऑफ कपल है। और बताओ इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे मैं 2 पुट करूंगा तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो 20, और यू ऑल नो कि भाई टॉर्क के यूनिट्स जो है वो न्यूटन मीटर होते हैं। तो 20 न्यूटन मीटर का इस कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अच्छा अगर आपने कपल वाले फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया तो मैं 2-3 अलग-अलग, क्योंकि जब डायग्राम वेरी करके वो सवाल आ रहा होता है ना तो हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है। तो मेरा बेटा मैं फिर से कहूंगा कि एक दफा यहीं पे वीडियो को पॉज करें और आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस सवाल को सॉल्व करने के बाद अपना टाइम लेने के बाद आंसर करें। मैं जब तक वेट कर रहा हूं आपका, ठीक है। अच्छा बच्चों, डायग्राम में देखिएगा कि हमारे पास जो है वो 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक 4 न्यूटन की, दूसरी भी 4 न्यूटन की। एक बॉडी पे एक्ट कर रही है, ठीक है, और उसकी रॉड की उसने लेंथ बता दी हुई है। ये समझ लें एक रॉड है, मैं यहां बता देता हूं मेरा बेटा कि ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक रॉड है, और इस रॉड की जो लेंथ है उसको मैं r से डिनोट कर देता हूं, और इवन उसकी वैल्यू भी हमें बता रहा है कि भाई इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। बच्चों इस रॉड की जो लेंथ है, मतलब ये हमारे पास रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब सवाल क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, फाइंड द कपल इन द रॉड। बताओ इस रॉड में कितना कपल प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों परेशान नहीं होना, कपल का फॉर्मूला आपको बताया, कोई एक सिंगल फोर्स लिखनी है, कोई एक सिंगल फोर्स। भाई फोर्स ये भी 4 न्यूटन, ये भी 4 न्यूटन, तो हमें कोई एक लिखना है। मैंने सिंगल फोर्स कितनी लिख दी 4 न्यूटन की। अब अगला मरला है कपल आर्म। बेटे कपल आर्म का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। चलें, एक ये लाइन हो गई मेरा बेटा और एक ये लाइन हो गई, इनके बीच में हमें कोई ऐसी लाइन खींचनी है। चलिए मैं काम करता हूं, ये जो r है इसके 2 कंपोनेंट बना लेता हूं। मतलब ये आप मान लेंगे ये हमारा एंगल थीटा है, तो r का एक बनेगा x कंपोनेंट, जो x कंपोनेंट बनेगा वो r cos ऑफ थीटा बनेगा, और एक बनेगा बच्चों r का y कंपोनेंट, जो y कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा r sin ऑफ थीटा। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि वहां पर मैं r cos ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट लाऊं या r sin ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट लाऊं। बेटे जो cos ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट है वो तो फोर्स के पैरेलल बढ़ रहा है। देखो जरा, ये F2 वाली फोर्स के पैरेलल, मैंने कहा था पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं लेना, मुझे ऐसा कंपोनेंट लेना है जो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो। ये देखें, ये जो लाइन बन रही है वो यहां भी परपेंडिकुलर है और यहां भी परपेंडिकुलर है। इट मींस कि आपको जो कंपोनेंट लेना है वो फोर्स के साथ कौन सा लेना है, r cos थीटा वाला नहीं लेना बल्कि r sin थीटा। बच्चे कहेंगे ये तो मैं पहले ही पता है, हम टॉप में पहले साइन ले रहे। बेटे जरूरी नहीं है, cos वाला भी आ सकता है, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब भी ऐसे कोई लेंथ दी हो उसके कंपोनेंट बना लें। एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो फोर्सेस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल वाला टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक कंपोनेंट वो होगा जो परपेंडिकुलर होगा, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों फोर्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, डिस्टेंस हमारे पास उसने 4 सेंटीमीटर बताया हुआ, सॉरी 4 नहीं 10 सेंटीमीटर बताया हुआ। तो 10 लिखें ऐसे ही, और सेंटी आप जानते हो 10 की पावर क्या होता है -2। और मसला रहेगा थीटा, थीटा में कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो यहां आप लिखोगे साइन ऑफ 30 डिग्री। तो बच्चों ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बना -1, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, यानी हमारा आंसर आएगा 0.2 न्यूटन मीटर। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 0.2 न्यूटन मीटर। अच्छा अब सिंपल कहानी है, परेशान नहीं होना। आपने सिंपली ये काम करना है कि ये जो r गिवन होगा, बीच में जो लाइन होगी उसके कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो आपने वो कंपोनेंट ढूंढना है जो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर आ रहा हो, ना कि पैरेलल आ रहा हो, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा ये थोड़ी अजीब सिचुएशन है। अब आपको अगेन समझ लेंगे, हमारे पास एक रॉड है, वैसे ये मीटर रॉड ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी आधे की लेंथ 0.5 मीटर दी हुई है, तो पूरे की लेंथ इसको छोड़े बच्चों, पूरे की लेंथ जो है उसको मैं r से डिनोट करता हूं, और उसकी वैल्यू हमें 1 मीटर, पूरा मीटर रॉड है, और इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, 2 न्यूटन की 2 न्यूटन की। देखें कपल वाली तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, 2 फोर्सेस हैं इक्वल है, दोनों ऑपोजिट है, इस मीटर रॉड के ऊपर सेम बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही है। अब सवाल फिर से यही है कि भाई बताओ कितना कपल प्रोड्यूस होगा। बच्चों वही काम करें, r के 2 कंपोनेंट बनाएं। बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ये वाला कंपोनेंट जो है स्टूडेंट्स वो बनेगा r cos ऑफ थीटा, और स्टूडेंट्स ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा r sin ऑफ थीटा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं टॉर्क है तो साइन वाला कंपोनेंट आ रहा है। बच्चों नहीं, आपने फार्मूला पक्का रखना है। जो कपल का फार्मूला है ना, वो टॉर्क ड्यू टू कपल का फार्मूला क्या है, सिंगल फोर्स, स्टूडेंट्स सिंगल फोर्स, और उसको मल्टीप्लाई करना है
कपल आर्म के साथ। और कपल आर्म मैंने बताया था कि ये बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। स्टूडेंट परपेंडिकुलर, अच्छा सिंगल फोर्स तो पुट कर दे, सिंगल फोर्स चले मैं उसका नाम एफ रख देता हूं, परेशान मत हो। अब मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ r cos थीटा वाला कंपोनेंट लूं या साइन वाला, पहले देखते हैं बेटे ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बन रहा है, ये वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला बन रहा है। अब ये r sin थीटा तो इन फोर्सेस के पैरेलल आ रहा है, देखें F1 फोर्स इधर है और r sin थीटा भी इधर ही है, जबकि जो r cos थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ये देखो यहां भी परपेंडिकुलर बन रहा है। इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ना कि इनके पैरेलल लाइन खींचनी है। तो इनके परपेंडिकुलर जो लाइन बन रही है ना वो r cos ऑफ थीटा वाली बन रही है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, टॉप के फार्मूले में हमेशा साइन आ रहा है, लेकिन यहां क्या आ रहा है बच्चों, cos आ रहा है। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कोई एक फोर्स पुट करते हैं 2 न्यूटन की, r हमारे पास कितना है 1 मीटर, और cos 30 बच्चों जो cos 30 होता है उसकी वैल्यू √3/2 होती है बच्चों। तो आप जैसे ही ये सॉल्व करेंगे तो आपका √3 की वैल्यू 1.7 और टॉक है तो यूनिट्स विल बी न्यूटन मीटर, लिहाजा हमारा जो राइट आंसर आएगा वो बीटा होगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि कॉस लाना है कि साइन लाना है, आपने देखना है दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेने और उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। बच्चों आखिरी एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए सॉल्व करें, इससे पहले मैं आपके लिए सॉल्व करूं, बहुत आसान है ये, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सिर्फ मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा और मैं कहूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व करें। इसका राइट आंसर जो है 50 न्यूटन मीटर बनता है और आपने खुद सॉल्व करना है कि ये कैसे बन रहा है, तो सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। बच्चों लास्ट कहानी की तरफ चलते हैं जो कि है इक्विलिब्रियम। अच्छा स्टूडेंट्स जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इक्विलिब्रियम। बच्चों जो इक्विलिब्रियम है ना, मुझे ये बताइएगा कि इक्विलिब्रियम को सोच के आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? बेटे इक्विलिब्रियम से बच्चों को क्या लगता है कि कोई चीज रुकी हुई है, स्टेशनरी है और वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, हमें लग रहा है वो इक्विलिब्रियम में। लेकिन स्टूडेंट मजे की बात बताऊं कि कोई मूव करती हुई चीज भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। अगर मैं आपसे शुरू में पूछता कि इनमें कौन सा इक्विलिब्रियम में है कौन सा नहीं है, तो शायद आप कहते कि ये इक्विलिब्रियम में है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। बच्चों मूव करता हुआ बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट कहानी बता रहा हूं, मैं आपको 100 लफ्जों की एक ही कहानी बता रहा हूं कि भाई इक्विलिब्रियम जब भी आ जाए ना, सुन लें, अगर वर्ड इक्विलिब्रियम आ जाए तो इट मींस कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। बच्चों इक्विलिब्रियम से मुराद एक्सेलरेशन 0। अब हमने एक्सेलरेशन भी दो तरह के पढ़े हुए हैं, हमें पता है एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन वो भी 0 है, और दूसरा होता है बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, डेफिनेटली वो भी 0 है। और आप जानते हो लीनियर एक्सेलरेशन दो तरह से 0 होता है, या तो बॉडी की वेलोसिटी 0 हो, यानी वो कैसे हो, रेस्ट में हो, जैसे ये लोग हैं, ठीक है, ये शायद जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में खड़े हुए रेस्ट में हैं। तो अगर रेस्ट में होंगे वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन 0 होएगा, और एक्सेलरेशन का 0 होना तो इक्विलिब्रियम। लेकिन बच्चों अगर ये गाड़ी जो है ये मूव कर रही है, ये मुसलसल मैं कहता हूं 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो फिर बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर भी तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि रुका हुआ बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए बॉडी का एक्सेलरेशन भी तो 0 है ना, वो भी इक्विलिब्रियम में है। यानी ये आदमी एक फिक्स स्पीड से गाड़ी भगाया जा रहा है, और अगर ये फिक्स स्पीड से जा रहा है तो डेफिनेटली ये भी इक्विलिब्रियम में है। और सिमिलरली अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होगा, चलो मैं एक फैन की एग्जांपल ले लेता हूं कि फैन या तो रुका हुआ है मेरा बेटा, स्टूडेंट्स फैन या तो रुका हुआ है, अगर फैन रुका हुआ है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, घूम ही नहीं रहा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन 0 होना इक्विलिब्रियम। या बच्चों अगर यही फैन मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन 0 है। यानी आपके दिमाग में दो बातें चलनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम से मुराद एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तभी होता है जब या तो बॉडी रुका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग बच्चों तीन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तीन ऐसी चीजें जिनको स्टूडेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बड़ी आसान कहानी है। दो ही तरह के इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम से मुराद आपके दिमाग में दो बातें चल रही होंगी। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो और एक्सेलरेशन जीरो दो ही सूरतों में, या तो वो रुका हुआ है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बच्चों स्टैटिक अंग्रेजी आपकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह। स्टैटिक का मतलब ही स्टिल, नॉट मूविंग, यानी बॉडी रुका हुआ है। बट स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होगा जिसमें बॉडी रेस्ट में होगा, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। दोनों तरह की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी जीरो, एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो, उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो। लेकिन मेन बात यह है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद बॉडी रेस्ट में। और बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद है कि बॉडी जो है दैट इज एक्चुअली मूविंग। बच्चों बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन कैसे भला? विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन मूव करते हुए बॉडी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला भी इक्विलिब्रियम में है। और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को बोलेंगे डायनामिक, यानी इसका मतलब ये होगा वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट लीनियर वाली। और अगर घूम रहा है तो इट मींस कि एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। इट मींस लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो, इट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो। तो ये दो तरह के इक्विलिब्रियम आपके माइंड में चल रहे होने चाहिए जल्दी जल्दी। स्टैटिक से मुराद क्या है और डायनामिक से मुराद क्या है? अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जल्दी जल्दी बता रहा हूं बच्चों, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट में। रेस्ट का मतलब ये होगा कि भाई उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी जीरो है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो है। स्टूडेंट्स, उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है। बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है। और लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बताऊं क्या है? कि उस पे एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो, क्योंकि फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो फोर्सेस का सम जीरो। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, तो मैं टॉर्क का टॉपिक आपको पढ़ा के आया हूं, इसका मतलब है उसके बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाला नेट टॉर्क भी क्या है? जीरो। और बच्चों अगर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो याद रखो लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। और अगर टॉर्क एक्ट ना करे तो बच्चों याद रखना है जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और अगर फोर्सेस का सम जीरो है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और बच्चों अगर टॉर्क्स का सम जीरो है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है? वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये मैंने जल्दी से आपको ये वो बातें जो आपने पढ़ रखी है, आपके दिमाग में स्टैटिक इक्विलिब्रियम चलना चाहिए। स्टैटिक का मतलब लीनियर वेलोसिटी भी जीरो, एंगुलर भी जीरो, लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो। लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होने से मुराद फोर्सेस का सम जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होने से मुराद टॉर्क्स का सम जीरो। अगर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और अगर टॉर्क एक्ट ना करे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। और फोर्सेस का सम जीरो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और टॉर्क्स का सम जीरो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जल्दी से बच्चों हेडिंग देखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है रुका नहीं हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम में कैटेगरीज जल्दी जल्दी बनाते हैं। इसका मतलब है उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट, और डेफिनेटली उसकी एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों ये डायनामिक है, ये रुका नहीं हो सकता, ये मूव कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। बताओ लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। लीनियर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो नेट फोर्स जीरो होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो नेट टॉर्क जीरो होगा। कोई फोर्स नहीं लगेगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। यानी कहानी सारी वही है, लेकिन फर्क है वहां पे वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे कांस्टेंट है। और अगर फोर्सेस का सम जीरो है तो ये वाला इक्विलिब्रियम कहलाएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर टॉर्क्स का सम जीरो है तो ये कहलाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी आपसे एमसीक्यू आ सकता है
कि एक बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो क्या वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या रोटेशनल में है? तो बच्चों को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, वो ट्रांसलेशनल में भी है और रोटेशनल में भी है। ये तो हमने पढ़ा बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपने किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो दो ही काम करने पड़ेंगे। मुझे बोला, मैंने आपको बताया बच्चों एक्सेलरेशन जीरो करना है, यानी उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो करना है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो करना है। आपको अभी मैंने समझाया कि अगर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो करना है तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, हमें फोर्सेस का सम जीरो करना पड़ेगा। तो फोर्सेस का सम जीरो, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है बच्चों, और टॉर्क्स का सम जीरो। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो करना है तो हमें टॉर्क का सम जीरो करना पड़ेगा, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होएगा ये सीखने। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये बोलती है कि किसी भी बॉडी पर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? जीरो। बच्चों जल्दी बताओ, फोर्सेस का सम जीरो होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होगा? लीनियर क्या एंगुलर? लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को बताऊं क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, द बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम बहुत आसान है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो करना है, और बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए उस पर लगने वाले टॉर्क्स का सम क्या करना पड़ेगा? जीरो। और बच्चों अभी मैं आपको बता के आया कि अगर टॉर्क्स का सम जीरो हो जाए तो फिर आपसे एमसीक्यू आ सकता है कि एक बॉडी पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है? वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। लेकिन कभी-कभार एक और एमसीक्यू आता है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम बताओ क्या होता है? तो बच्चों कंप्लीट इक्विलिब्रियम वो है जिसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है, एंगुलर भी जीरो है, फोर्सेस का सम भी जीरो है और स्टूडेंट्स टॉर्क का सम भी जीरो है। वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। वो आपसे पूछ सकता है कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, क्या उसकी फोर्सेस का सम जीरो होगा, क्या उसके टॉर्क का सम जीरो होगा? तो बच्चों दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। जल्दी से लेक्चर की आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चों तीन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पहला हमारे पास रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं आगे चल के आपको स्टेबिलिटी की कंडीशन भी बताऊंगा। दूसरा होगा हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा हमारे पास होएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को थोड़ा परेशान करती है। जल्दी से स्टूडेंट्स आइए इनमें भी फर्क देखते हैं। अच्छा सबसे पहले तो आपको एक चीज, क्योंकि मैंने आगे चल के बार-बार स्टेबिलिटी की बात करी, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है, कोई भी बॉडी कब स्टेबल होता है। तो बच्चों याद रखो स्टेबल होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। भाई पहली कंडीशन क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं फिर मैं समझाता हूं। पहली बात तो ये है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा लोअर होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए। और बच्चों जो बेस एरिया है, जो बेस एरिया है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो और बेस एरिया जो होना चाहिए लार्ज। अगर आपने ये दो कंडीशन अचीव कर ली ना तो इट मींस कि आपने स्टेबिलिटी अचीव कर ली। जैसे ये दो गाड़ी, ये गाड़ी जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है जहां पे उसका समय में वेट एक्ट कर रहा है, तो इसका वेट सारा यहां एक्ट कर रहा है, उसका यहां एक्ट कर रहा है, तो इसकी निस्बत ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे है, और जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और मजे की बात, ये गाड़ी का बेस एरिया थोड़ा है, ये गाड़ी का देखें बेस एरिया ज्यादा है, तो जिसका बेस एरिया ज्यादा होगा वो स्टेबल। इन दोनों में ये वाली कार ज्यादा स्टेबल। बच्चों आप मुझे खुद सोच के बताओ कि इस कोण में, इस कोण में कौन ज्यादा स्टेबल है? आपको कि सर ये वाली कोण जो है वो ज्यादा स्टेबल है। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो आप देखो इसका बेस एरिया क्या है लार्ज, और दूसरा इसका ज्यादा वेट नीचे कर रहा है, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे है। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा लोअर होएगा और जिसका बेस एरिया थोड़ा ज्यादा होएगा वो हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहेगा। आपको स्टेबिलिटी की कहानी पता होनी चाहिए। अच्छा सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? बच्चे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान आपको बताता हूं क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें, यानी स्टेबल है तो स्टेबल का मतलब ये होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो है
और बच्चों जो बेस एरिया है वो लार्ज है, ठीक है, बेस एरिया हमारे पास लार्ज है। अच्छा एक और पहचान कीजिए, अगर एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, और अगर आप उसको वहां से डिस्प्लेस कर दो, एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और आप उसको वहां से डिस्प्लेस कर दो, जैसे ये कोन पड़ी हुई थी, मैं यहां समझाता हूं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कोन थी, आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, बेटा थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे ना तो थोड़ी राइज हो गई ऐसे हो जाएगी, मतलब अब नई सिचुएशन कोन की कुछ इस तरह से आएगी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा पहले से ऊपर चला जाएगा, ये वो शेप में आपको ज्यादा वाज़ेह होगा। तो बच्चों आपको एक और चीज याद रखनी है, वो ये है कि अगर एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और अगर आप उसको डिस्प्लेस करवाओ, मैं स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं, व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम क्या बता स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो और अगर आप उसको डिस्प्लेस करवा दो, तो बच्चों दो बातें याद रखनी है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइज कर जाता है। बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले थोड़ा ऊपर चला गया, ये देखो टिल्ट किया थोड़ा ऊपर चला गया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करेगा तो एमसीक्यू ये भी आता है कि भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो और बेस एरिया लार्ज, और अगर एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में और एमसीक्यू जाए कि वहां से उसको डिस्प्लेस करवाते हैं, तो जैसे डिस्प्लेस करवाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर देगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर देगी। और बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब ये वाली कोन को देखें, ये अनस्टेबल है, क्यों बोला, इसका बेस एरिया क्या है स्मॉल और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है हाई। तो बच्चों अनस्टेबल की पहचान ये होती है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा हाई रहता है और स्टूडेंट्स जो बेस एरिया है वो स्मॉल होता है। और जल्दी बताओ, अगर मैं इस कोन को यहां से छोड़ दूं, लाइक ये कोन ऐसे पड़ी हुई है, चलें ये मैं बनाता हूं, ये कोन यहां पे पड़ी हुई है, ये बच्चों इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो थोड़ी देर के बाद ये कोन कुछ इधर आ जाएगी मेरा बेटा, कुछ देर के बाद ये बिल्कुल ही गिर जाएगी, लाइक यहां पे आ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ गया, यहां आ गया। यानी अगर एक बॉडी ये पहले कैसे थी, अनस्टेबल थी, ये स्टेबिलिटी अचीव करेगी। तो बच्चों अगर एक बॉडी अनस्टेबल है और अगर आप अनस्टेबल से डिस्प्लेस करवाओगे, तो व्हेन डिस्प्लेस, अगर कोई बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वहां से अगर आप डिस्प्लेस करवा दो, तो बच्चों फिर बताऊं क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पहले से लोअर हो जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो एमसीक्यू बता सकते हैं कि अगर एक बॉडी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करवाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे। और बच्चों दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको जितना मर्जी डिस्प्लेस करवा लो, इस बॉल को मूव करवाते रहो, ना इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फर्क पड़ना है ना इसके बेस एरिया पे फर्क पड़ना है। तो अगर किसी बॉडी को मूव करवाने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी मुझे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए लिखना है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अब आपने करना क्या है, आपने चीजें सीख ली हैं, लेकिन जब तक आप इसको जाके टॉप ग्रेड की ऐप से जो एमसीक्यूज हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट है, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे और उसकी डिस्कशन नहीं ले रहे, तो आपको इसका उतना फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये ट्रिकी पार्ट था बच्चों। और मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे और उतनी ही आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी और उतना ही आप ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाओगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डे 4 में हम लोग हाजिर होंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।